आज हम पढ़ने वाले हैं मटेरियल कॉस्टिंग। उसी नोट्स में लिख लो, उसमें स्पेस है ना। कॉस्ट की ऐसी बुक है ना कि इसी में नोट्स बन जाएंगे और इसी में क्वेश्चन हो जाएंगे, इसी में आंसर हो जाएगा, तो उसमें कॉपी बनाने की भी नीड नहीं है अलग से। तो आओ बेटा शुरू करते हैं। इधर देखो, नजरे बोर्ड पे रखो, पहले समझना है फिर लिखने वाला काम जो है वो करना है। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग। तो जैसा कि आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि एलिमेंट जो होते हैं कॉस्ट में वो तीन होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, एक होता है डायरेक्ट लेबर, और बाकी चीजें मिलके वो ओवरहेड में चली गई थी। जितना भी इनडायरेक्ट वाला पार्ट था, ठीक है, वो सब कहाँ चला गया था? ओवरहेड में चला गया था। तो एक हो गया मटेरियल, एक हो गया लेबर, एक हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये प्राइम कॉस्ट के एलिमेंट हो गए। और बाकी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट थे उनके सम को क्या बोलते हैं हम लोग? ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग पढ़ना है। आज से चालू हो रहा है हम लोग का मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो फिर लेबर वाला चैप्टर पढ़ोगे, वो कंप्लीट हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस वाला चैप्टर पढ़ोगे, वो कंप्लीट हो जाएगा ओवरहेड वाला चैप्टर पढ़ोगे। मतलब जितने भी एलिमेंट थे वो अब गहराई से निकल के सामने आएंगे और एक बारीकियां उनकी सीखेंगे कि मटेरियल में हम लोग को क्या क्या देखना पड़ता है, कैसे लाना पड़ता है, कितना परचेज करना चाहिए एक बार में। ठीक है, तो मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर हम लोग को 4 टॉपिक पढ़ने हैं इसके अंदर। ठीक है, पहला टॉपिक है ईओक्यू। ईओक्यू फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या होता है अभी सब बताया जाएगा, चिंता मत करो। फिर मटेरियल में क्या होते हैं? बहुत सारे स्टॉक लेवल होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे काम करेंगे वो भी समझाया जाएगा। ठीक है, तो वेरियस क्या होते हैं? स्टॉक के लेवल्स होते हैं जिनको कैलकुलेट किया जाता है। तीसरा एक होता है हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो हो सकता है 12th में आपने अगर रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो ये रेशियो हम लोग कैलकुलेट करते थे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, उसकी चिंता मत करो। और चौथा होता है स्टोर लेजर प्रिपेयर करना। ठीक है, तो इनके बारे में पहले हल्का हल्का बता देते हैं और फिर एक एक टॉपिक को खोल के अपना समझाते हैं। तो सबसे पहली बात करें इसकी, तो इसका जन्म कैसे हो रहा है वो समझो। अब मान लीजिए किसी चीज की आपकी कंपनी है, यहां जहां काम कर रहे हो उसकी कंपनी है। सपोज कर लो एक शर्ट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आप लग गए। ठीक है, तो शर्ट में आपने देखा होगा यूजुअली कि एक शर्ट बनाने में मोटा मोटा अगर बात करें तो 2 मीटर कपड़ा, वो तो डिपेंड करेगा कि भाई एक्सल साइज की बना रहे हो या एम साइज की बना रहे हो। किसी में हो सकता है 1.5 मीटर भी लगे, किसी में हो सकता है डबल एक्सल बना रहे हो तो 2.5 मीटर भी लगे। तो ऑन एन एवरेज पकड़ लेते हैं कि भाई 2 मीटर मोटा मोटा। ठीक है, तो मान लीजिए अपनी शर्ट की हमने एस्टिमेट करी, मार्केट में जाके पता करी, और हमें लगता है कि जो हम शर्ट बनाने जा रहे हैं वो लगभग लगभग एक साल में, पहला साल है क्योंकि कंपनी का, तो हमें लग रहा है कि हम लगभग लगभग 2,000 शर्टें क्या कर ले जाएंगे? बेच ले जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली कितनी शर्ट बिकेंगी? 2,000। चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, 2,400 शर्टें। हमारा अंदाजा क्या है? लगभग लगभग 2,400 शर्टें हम पहले साल में सेल कर पाएंगे। ठीक है, अब जो शर्ट हम बना रहे हैं ये क्या है? हमारा फिनिश गुड्स। शर्ट बनाने के लिए चीजें चाहिए। पहला चीज क्या चाहिए? अपना क्लोथ चाहिए, कपड़ा। अब मान लो एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, तो इतनी सारी शर्टें बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? 4,800 मीटर। यही तो हुआ भाई, एक शर्ट बनाने में अगर 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 2,400 शर्ट बनाने में कितना कपड़ा लगेगा? 4,800 मीटर कपड़ा लगेगा। पहली प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो रॉ मटेरियल की खपत है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रॉ मटेरियल, जो कंजम्पशन है हमारा, जितना हम रॉ मटेरियल कंज्यूम करने वाले हैं, तो रॉ मटेरियल का जो कंजम्पशन होने वाला है वो कितना होने वाला है? क्वांटिटी में बात करें तो 4,800 मीटर क्वांटिटी। अब प्रॉब्लम यहां सबसे पहले आ रही है कि क्या मैं साल भर का मटेरियल एक ही साथ खरीद लूं? मतलब 4,800 मीटर की जरूरत है मुझे साल भर में, तो क्या मैं 4,800 मीटर एक बार में खरीदूं और साल भर अपना शर्ट बना बना के बेचती रहूं? एक ही तरीका हो गया। एक हो गया कि 48 में 6-6 महीने का माल खरीद लें। 2,400 मीटर खरीदें, 6 महीने शर्ट बनाए बेचे, फिर 2,400 मीटर खरीदें, 6 महीने शर्ट बनाए बेचे। तो इसके मल्टीपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मैथ की भाषा में बात करें। हो सकता है महीने महीने का खरीदें, 400-400 मीटर खरीदें। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन बनाए तो 50 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 10 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, हजारों कॉम्बिनेशन हो सकते हैं।
हैं। भाई कोई कह दे कि चलो भाई हम 48 मीटर करके 100 बार खरीद रहे, उसका भी तो काम पूरा हो जाएगा। कोई कोई कह सकता है कि 100 मीटर करके हम 48 बार खरीदेंगे। कोई हो सकता है कहते हैं भैया हम 200 मीटर करके 24 बार खरीदेंगे, तो इसकी जो खपत है वो पूरी हो जाएगी। तो प्रॉब्लम यह है कि इनमें से हम कौन सा चूज करें, कि हमें 48 मीटर 100 बार खरीदना चाहिए या 100 मीटर 48 बार खरीदना चाहिए। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी आप एक बार में परचेस करते हो उसको बोलते हैं ऑर्डर क्वांटिटी। नाम से ही क्लियर है, ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी, समझ रहे हो? 5 पेन ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो गई? 5। जैसे आप फ्लिपकार्ट मिंत्रा से कुछ मंगाते होगे तो उसमें पूछता नहीं ऑर्डर क्वांटिटी कितनी, तो आप 1 2 5 डाल देते हो, तो वही तो होती ऑर्डर क्वांटिटी। तो कौन सी ऑर्डर क्वांटिटी अपने लिए सस्ता पड़ेगी? अब सस्ता महंगा होगा तुम कहोगे सर रेट से डिसाइड हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो माल आप मंगाओगे इस मगाल में परचेस करने के खर्चे तो लगेंगे लगेंगे, दो खर्चे मटेरियल संबंधित और लगते हैं। क्या? जो भी माल परचेस करके लाओगे दैट इज रॉ मटेरियल, जब तक उसको प्रोडक्शन में यूज नहीं करेंगे तब तक उसको सही से स्टोर करके रखना पड़ेगा, हैंडल करके रखना पड़ेगा। तो उसके रख रखाव के खर्चे होंगे कि शर्ट ला के मतलब कपड़ा ला के रख दियो, धूल मिट्टी लग रही उसमें, चूहे कुतरे दे रहे, कोई लेके चुरा के भागा जा रहा है, तो उसके सबके क्या होंगे? अब चोरी से डरने के लिए आपको क्या कराना पड़ेगा? उसका इंश्योरेंस करा के बैठोगे, समझ रहे हो? चोर चुरा ना ले जाए, या मान लो चोरी का डर खत्म करने के लिए इंश्योरेंस ले लिया आपने, फिर भी तो नहीं होगा कि इंश्योरेंस कराने के बाद क्या हम गाड़ी खुली छोड़ के चले आते हैं क्या रोड पे? फिर भी तो लॉक करके रखते हैं। तो उसके लिए क्या होगा? अपना कोई गोडाउन वोडाउन लोगे जहां आप रखोगे, स्टोरेज कॉस्ट आएगी। तो ये सब क्या हो जाती है? रख रखाव के खर्चे। इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग कैरिंग एंड होल्डिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कैरिंग एंड होल्डिंग, चाहे होल्डिंग बोले चाहे कैरिंग बोले। ठीक है, तो कैरिंग का मतलब होता है केयर करना, रख रखाव करना। ठीक है, तो एक कॉस्ट तो लगेगी परचेज वाली जो सामान खरीद के लाओगे, एक कॉस्ट क्या लगेगी? कैरिंग कॉस्ट, रख रखाव के खर्चे। और एक कॉस्ट और खर्चा होती है मटेरियल ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं क्या? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर ऐसे नहीं होता है कि आप ऐप निकालोगे रॉ मटेरियल वाली कंपनी की और उसमें आप पुट कर दोगे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, समझ रहे हो? वो ऑर्डर तो तुम कैंसिल भी कर सकते हो। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं कहते हैं ऐसे ऑर्डर नहीं लेंगे कि तुमने फोन पे बोल दिया हम लेके चले आए। पता लगा फोन पे तुम बोल दो किसी भैया 1 लाख मीटर कपड़ा लेके चले आओ, और जब लेके आए मुकर जाओगे तो नहीं लेंगे, तो उसकी तो लंका लग जाएगी। बात समझ लो? तो ऐसे टेक्निकल भाषा में ऑर्डर नहीं होते। ऑर्डर एकदम एग्रीमेंट टाइप का होता है, तो उसमें हम लिखेंगे इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस टाइप की चाहिए, सारी बातें लिखी जाएंगी, और फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के, 2 कॉपी बना के हम किसी को भेजेंगे जिससे हमें रॉ मटेरियल लेना है। उन दोनों पेपर में हम साइन कर देंगे एक साइड, और एक साइड सामने वाले को दोनों पेपर मिलेंगे तो वो दोनों पेपर पे साइन करेगा, उसके बाद एक पेपर हमें रिवर्ट करेगा। ये होता है टेक्निकल भाषा में लीगली ऑर्डर प्लेस करने का तरीका। तो अब इसमें पैसे नहीं खर्चा होंगे आपके। मैं अगर मान लो किसी को भेज भी रहे हैं तो एक आदमी लेके दौड़ाएं, या फिर पोस्ट से भेजे तो 30-40 रुपए पोस्टिंग कॉस्ट खर्चा होगी, फिर जो पेपर लगेंगे उसमें लिखना पड़ेगा, टाइप के सब सारी कॉस्ट लगेंगी। तो ऑर्डर ऐसे फ्री में पास नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि ऑर्डर प्लेस करने में क्या लगती है? एक ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है। तो मटेरियल से एसोसिएटेड 3 खर्चे हो गए, एक हो गई परचेस कॉस्ट, एक हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, और एक तीसरी क्या हो गई? कैरिंग कॉस्ट। अब इनकी समझो समस्या। अगर मैं 4800 मीटर कपड़ा एक ही बार में खरीद लेता हूं, एक बार में, और मान लो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट एक बार ऑर्डर करने की 100 रुपए है, तो अगर 4800 एक बार में खरीदे तो हमारे 100 ही रुपए खर्चा होंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम पे, क्योंकि एक ही बार ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4800 हम आधा आधा करके 2400 खरीदते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरी 2 बार लगेगी, मतलब 200 रुपए लगेगी। और छोटा छोटा करके खरीदे, मतलब ऑर्डरिंग क्वांटिटी जितनी छोटी रखेंगे ऑर्डर कॉस्ट उतनी ज्यादा लगेगी, उतने मल्टीपल टाइम मंगाना पड़ेगा ना। मान लो आपको 4 किताबें परचेज करनी है, एक एक करके परचेज करोगे और ऑर्डर करने में मान लो 10 रुपए खर्चा होते तो आपके 40 रुपए ऑर्डर करने में खर्चा हो जाएंगे। 2-2 करके ऑर्डर कर दे तो 20 रुपए खर्चा हुए। यानी इसका मतलब है कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी जितनी ज्यादा रहेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट उतनी कम लगेगी टोटल वाइज, और ऑर्डरिंग क्वांटिटी जितनी कम रहेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी? उतनी ज्यादा लगेगी। तो मान लीजिए ये हम डायग्राम बना लेते हैं। इधर लिखा हमने ऑर्डर क्वांटिटी, क्या लिखा? ऑर्डर क्वांटिटी। ऑर्डर क्वांटिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारी
ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में कम होती जाएगी। ऑर्डर क्वांटिटी छोटी रखोगे ये इतनी ज्यादा लगेगी, ऑर्डर क्वांटिटी बड़ी रखेंगे इतनी कम लगेगी। समझ लो, इधर हमारी क्या चल रही, कॉस्ट चल रही। यानी इससे क्या समझे कि ऑर्डर साइज अगर बड़ा रखा जाए तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम लगती है, और ऑर्डर साइज अगर छोटा रखा जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लगेगी बेटा, बड़ी लगेगी। ठीक है, तो तुम कहोगे इससे अच्छा क्या ऑर्डर साइज हम क्या रखें, बड़ा। बड़ा रखे तो कम लगेगी ना, इनवर्स का प्रोपोर्शन है, इनवर्स रेशियो। तो तुम कहोगे बड़ा रखेंगे, लेकिन एक दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, कैरिंग कॉस्ट। अब 4800 अगर एक बार में मंगाएं तो स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा लगेगी, बड़ा गोडाउन लेना पड़ेगा, बड़ा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। और अगर कम कम करके मंगाएं तो स्टोरेज कॉस्ट क्या लगेगी, कम लगेगी। छोटे गोडाउन ले लेंगे, 100 मीटर कपड़ा रख देंगे, खपत हो जाएगी, फिर 100 मीटर ला के रख देंगे। भाई हो गया, घर में 2 लोग हैं तो छोटा घर से काम चल जाएगा, घर में 20 लोग हैं तो बड़ा घर से ही। तो इसका रिलेशन ऐसे होता है कि जितना ज्यादा ऑर्डर क्वांटिटी रखोगे ये उतनी ज्यादा चलेगी। ये क्या है, टोटल कैरिंग कॉस्ट। समझ रहे हो। और अपने को क्या करना है, पूरी कॉस्टिंग सिस्टम को मिनिमाइज करके रखना है। भाई कॉस्टिंग का मतलब ही कि कम से कम लागत में काम पूरा हो जाए। समझ रहे हो। तो एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी क्वांटिटी जहां पे ये भी कम रहे, या ये कह सकते हो इन दोनों का सम मिनिमम रहे, इन दोनों का टोटल मिनिमम रहे, इन दोनों का सम मिनिमम रहे, और वो पॉइंट ये होता है। समझ रहे हो। या ये भी कह सकते हो कि ऑर्डरिंग क्वांटिटी वहां पे होती है जहां पे टोटल कैरिंग कॉस्ट टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी जो हम इसको बता रहे थे, एक वर्ड होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक वर्ड का मतलब ही होता है सस्ता। क्या होता है, कहते हैं इकोनॉमिकल है बड़ा प्रोडक्ट। इकोनॉमिकल मतलब क्या है कि चीप मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, बेस्ट भी है और सही भी है। ठीक है। स्कूल वाले कहते हैं भैया हमारी फीस बड़ी इकोनॉमिकल है। तो इकोनॉमिकल का अर्थ क्या है कि हमारी फीस थोड़ी सी कम है, अफोर्डेबल है। जो अफोर्डेबल वर्ड होता है उसी को इकोनॉमिकल भी कहा जाता है। ठीक है। अफोर्डेबल वर्ड जो होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिकल बोलते हैं। तो एक ऑर्डर क्वांटिटी, एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो सस्ती भी पड़े ओवरऑल बेसिस पे, जिसपे हमारा परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सबका टोटल जो मटेरियल का है वो क्या है, कम से कम आए, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए कि हमें एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करनी है जो अपने को क्या करे, सस्ता पड़ गया है सारा सामान, ओवरऑल क्या हो, सस्ता पड़ा है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इससे तो ये समझ के पाए कि इसमें मतलब क्या होता है। अब समझना है कि इसको हम निकाल कैसे सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, निकाल कैसे सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, और वो फॉर्मूला है 2AO डिवाइड बाई सी का अंडर रूट। इसमें ए का मतलब होता है एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे अपने एग्जांपल में एनुअली मुझे कितने कपड़े की जरूरत थी, 4800। हमेशा ध्यान रखना एनुअल रिक्वायरमेंट किसकी लिखनी है हमें, रॉ मटेरियल की। यहां कोई ये नहीं लिखेगा कि भैया हमको 2400 शर्ट बनानी थी। 2400 शर्ट जो बनानी थी वो फिनिश्ड गुड्स है। रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी थी अपनी, 4800 मीटर कपड़ा। ठीक है। ओ जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, यानी एक बार ऑर्डर करने में कितना पैसा खर्चा होगा। एग्जाम्पल में ले लेते हैं 100 रुपए। ठीक है। और सी जानते हो क्या होता है, सी होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी पर एनम फॉर्म में। यानी एक यूनिट रॉ मटेरियल का, रॉ मटेरियल का यूनिट अपने एग्जांपल में मीटर में चल रहा था, यानी कुल मिला के 1 मीटर कपड़ा अगर साल भर रख रखाव के रखा जाए तो उसके रख रखाव में कितना पैसा खर्चा होगा। एक यूनिट जो रॉ मटेरियल का है उसको अगर 1 साल तक होल्ड रखें तो उसके रख रखाव में, उसको कैरी करने में क्या स्टोरेज कॉस्ट आएगी, है ना, क्या रेंट देना पड़ेगा, क्या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, क्या इंश्योरेंस कॉस्ट आएगी, उसको बोलते हैं क्या हम लोग, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, 1 यूनिट का होना चाहिए और साल भर का होना चाहिए। तो एग्जाम्पल में ले लिया, मान लीजिए इसका आया 3 रुपए। तो यहां पे वैल्यू पुट करनी, 2 एनुअल रिक्वायरमेंट 4800 इंटू ओ यानी कि 100 रुपए, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है, 3 रुपए। चलो इसको सॉल्व करके बताओ जरा कितना आया। अभी फ्रेमवर्क डिजाइन हो रहा है सब। ठीक है,
एक बार फ्रेमवर्क डिजाइन हो गया तो सारी चीजें आप समझ पाओगे, फिर सवाल लगाने में आराम रहेगा, इजी ढंग से हम लोग कर पाएंगे सारी चीजें। 565.68 5.68 मतलब 566 पकड़ लो। तो यानी ये फॉर्मूला हमसे बता रहा है कि हमें एक बार में कितना मंगाना चाहिए, 566 करके मंगाओ। इससे सस्ता किसी भी तरीके से नहीं पड़ेगा, ठीक है। वरना देखो जुगाड़, अगर मान लो तुम इसकी बात ना मानो, तुम कहोगे नहीं भैया हम हजार हजार करके मंगाएंगे, एक एक हजार करके, तो देखो खर्चा कितना निकल रहा है। अभी कोई फॉर्मूला नहीं सीख रहे हैं, सब अपने आप बिल्ड होगा। टेक्निकल भाषा में बात करते हैं। तो तुमने इसका कहना नहीं माना, तुमने क्या कहा कि हम कितना मंगाएंगे, एक एक हजार करके मंगाएंगे। कितनी बार भी हो सका है। तो अब इन्हीं दो में कॉस्टिंग निकाल लेते हैं कि क्या खर्चा आएगा, ठीक है। एक क्या लगेगी अपनी, क्या बताया था, परचेज कॉस्ट। एक क्या लगेगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट। और एक क्या लगेगी आपकी, कैरिंग कॉस्ट। देखते हैं भाई, अगर मैं इसका कहना मानूं, यानी हम अपना ऑर्डर क्वांटिटी कितनी रखे 566, तो देखते हैं क्या खर्चा आएगा। और एक बार तुम्हारा मान लेते हैं, तुम कह रहे हो नहीं सर हम हजार हजार करके अच्छा लगता है, हम हजार हजार मंगाएंगे। तो देख लेते हैं भैया, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये फॉर्मूला जीत रहा है या फॉर्मूला हार जा रहा है। तो चलो पहले तुम्हारा वाला निकाल लेते हैं। तुम चाहे हजार हजार करके मंगाओ, चाहे 200 करके मंगाओ, साल भर में तुम्हें तो 4800 ही मंगाना है। चाहे एक एक करके 4 किताबें खरीदो, चाहे चारों किताब एक बार में खरीदो, कोई डिस्काउंट तो दिए नहीं दे रहा अभी सवाल। जब डिस्काउंट आएगा सवाल में तब का तब देख लेंगे। तो अभी तो आपको प्राइस वही रखा जाएगा। ले लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा ले लेते हैं, 100 रुपए मीटर का आता है। कपड़ा कितने का आता है, 100 रुपए पर मीटर का। तो परचेज में तो चाहे 566 कर करके खरीदो, साल भर में तो 4800 ही खरीदना। तो 4800 इंटू 100, यानी आपका पैसा खर्चा होगा, चाहे यहां बात करें और चाहे यहां बात करें, पैसा कितना खर्चा होगा, 4,80,000। कोई दिक्कत। अब बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो देखो अगर 566 कर करके मंगाओगे तो बताओ कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा। 4800 मंगाना है तुमको साल भर में, और 566 कर करके मंगाओगे, तो डिवाइड कर दो भाई। 8.48 आ रहा है। अपने आप देखो फॉर्मूले बन रहे हैं, अभी फॉर्मूला बताया नहीं है, दिमाग से खुद निकाल रहे हो। तो भैया 4800 मंगाए थे हमका साल भर में, और 566 करके मंगावा जाइए, तो 8.48 ऑर्डर करने पड़ेंगे। अब ऑर्डर पॉइंट में थोड़ी ना होते हैं, या तो ऑर्डर करोगे या तो नहीं करोगे। बात समझ लो। जैसे अगर जोमेटो वगैरह जेप्टो वगैरह से कुछ मंगाओ, तो उसकी ऑर्डरिंग कॉस्ट फिक्स होती है, डिलीवरी कॉस्ट 50 रुपए। चाहे एक सामान मंगाओ, चाहे 1000 रुपए का आइटम मंगाओ, चाहे 50,000 का मंगाओ, वो अपना फिक्स लेगा 50 रुपए। समझ लो। कई कई जगह पे ऐसा होता है जहां पे क्वांटिटी फ्रीज होती है कि आप 2 क्वांटिटी से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते, तो तुमको लगता है कि तुम भैया दुकानदारी कर रहे हो, जबकि जो सामान मंगाया जाता है फ्लिपकार्ट मिंत्रा से वो यूज करने के लिए मंगाया जाता है। तुमको अगर ऐसा लगता है तो क्वांटिटी फ्रीज कर देते हैं, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो कुल मिला के जो ऑर्डर साइज ऑर्डर होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर, वो पॉइंट में नहीं होते। एग्जाम्पल समझो, आपको कोई 10 किताबें चाहिए और एक बार में आप 3 किताबें मंगाते हो, तो 3 बार मंगाओगे तो 9 आएंगी। एक बची हुई किताब के लिए फिर से एक बार ऑर्डर करना पड़ेगा, यानी ऑर्डर 3.33 नहीं होंगे, ठीक है। तो 10 किताबें मंगानी डिवाइड बाई 3, 3.33 ऑर्डर, ऐसा नहीं होता। ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे आपको, 4। तो जो ऑर्डर वगैरह होते हैं उनको राउंडिंग ऑफ आगे की तरफ करते हैं, मतलब हमारा आया तो 8.48 है, 4800 डिवाइड बाई 566 करते हो तो 8.48 होता है, लेकिन इसको 8 नहीं करेंगे, कोई रुपया पैसा थोड़ी ना है ये, इसको हमेशा आगे की तरफ राउंडिंग ऑफ करेंगे। यानी हमें ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे बेटा, 9 ऑर्डर, 9 ऑर्डर करने पड़ेंगे यहां पे। और एक ऑर्डर में कितना पैसा खर्चा होता है, एग्जाम्पल बताया था 100 रुपए। तो यानी इसमें हमारा 900 रुपए साल भर में खत्म हो जाएगा ऑर्डर करने में। 9 बार ऑर्डर करेक्ट पड़ी है ना। हाँ, आखिरी वाले ऑर्डर में क्वांटिटी कम रखेंगे भाई उसी हिसाब से, मतलब तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। 9 बार अगर हम 566 मंगाई 9 बार, तो बहुत सामान हो जाएगा, 5094 हो जाएगा। तो आखिरी बार में थोड़ा कम मंगाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन मंगाना तो अपने को 9 बार पड़ेगा। तो 900 रुपया लगी है। अगर हजार हजार करके मंगाते हैं तो कितनी बार मंगाना पड़ेगा, 4800 डिवाइड बाई 1000, 4.8 आ रहा है, लेकिन हम लोग 5 लिखेंगे। तो अपना कितना पैसा लगेगा, 500।
देखो यहां बात प्रूव भी हो रही है कि ऑर्डर साइज अगर छोटा रखोगे तो ये कॉस्ट ज्यादा आएगी, ऑर्डर साइज अगर बड़ा रखोगे तो ये कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। जो अभी बात बताई थी डायग्राम में वो चीज यहां देखो प्रूफ होके भी दिखा रहे हैं तुम्हें। अब बात कर लेते हैं कैरिंग कॉस्ट की। तो कैरिंग कॉस्ट खर्चा होती पर यूनिट कितने रुपए, 3 रुपए। कैरी तो उतना करोगे जितना मंगाओगे आप, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एक यहां पे कॉन्सेप्ट आता है, जो कैरिंग कॉस्ट निकाली जाती है वो एवरेज स्टॉक पे निकाली जाती है। एग्जाम्पल समझना, जैसे 566 आप एक बार मंगा रहे हो और साल भर में 9 बार मंगा रहे हो, तो साल भर में होते हैं 365 दिन, डिवाइड बाई 9 करी तो मतलब जो मंगा रहे हो मोटा मोटा 40 दिन का हो रहा है। तो हर 40 दिन बाद क्या करना पड़ेगा आपको, ऑर्डर लगभग लगभग पास करना पड़ेगा। अब 40 दिन में मंगाओगे तो समझना मेरी बात, तो 40 जो दिन का स्लॉट निकला कि हर 40 दिन में ऑर्डर बनाना पड़ेगा, 40 दिन के पहले दिन तो आपके स्टॉक कितना रखा होगा, 566। फिर उस 40 दिन में धीरे धीरे कंज्यूम हो रहा होगा और 40 के एंड में क्या हो जाएगा, स्टॉक जीरो हो जाएगा। फिर 41वें दिन आप 566 मंगा लोगे। तो जो 40 दिन का आपका पीरियड निकल गया है, कभी स्टॉक आपका 566 रहेगा और एंड में जाके क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो जो कैरिंग कॉस्ट निकाली जाती है वो एवरेज स्टॉक पे निकाली जाती है। तो जितना मंगाओगे ये आपका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा और एंड स्टॉक हो जाएगा जीरो, डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या आएगा, एवरेज स्टॉक हो जाएगा। तो कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला बनाया गया कि जो भी आप मंगा रहे हो इसका आधा कर दो बेटा, आधा ही करते क्या हो जाता है, वो एवरेज स्टॉक में परिवर्तित हो जाता है। तो जितना मंगा रहे हो इसका क्या कर देना है आपको, हाफ कर देना है, और इनटू क्या कर देना है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, जितने 3 रुपए आ रही। तो ऐसा करते हैं, दो कितना पैसा निकल के आ रहा है दोनों केस में, 566 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो 849 रुपया। और इधर अगर देखें तो ये हो रहा है कितना, 1500 रुपए। तो इधर टोटल कितना खर्चा होगा, इधर कितना खर्चा होगा, सम कर लो, 4,80,900 और 849, 4,81,749 और इधर अगर देखें तो खर्चा हो रहा है 4,82,000 रुपया। इसीलिए कहा था कि ये जो फॉर्मूला आपको क्वांटिटी बताएगा, कुछ भी आप ले लो इससे सस्ता पड़ ही नहीं सकता ये सामान साल भर में। तुम 1,000 करके मंगाओ, 500 मंगाओ, 600 मंगाओ, 4800 मंगाओ, सबसे कम कॉस्ट यही बताता है। ये ऐसा फॉर्मूला डिजाइन किया गया है। तो जब सबको पता ही हो गया कि भाई यही फॉर्मूला बेस्ट है, तो हर आदमी क्या करता है, इस फॉर्मूले में डाल के अपनी क्वांटिटी पता करता है और उतनी क्वांटिटी अपना ऑर्डर प्लेस करता रहता है। समझ गए। तो इससे अपने को क्या पता चलता है कि ऐसी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए जिससे हमें क्या पड़े, ओवरऑल रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट आती है, रॉ मटेरियल से एसोसिएटेड कॉस्ट होती है, उसका सम क्या आ जाए, मिनिमम से मिनिमम रहे, इकोनॉमिकल। क्लियर हो गया। तो यही है टॉपिक अपना क्या, ईओ क्यू। अब इन दोनों चीजों में एक और चीज समझो। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बना, अगर इससे देखो तो पहले आपने निकाले कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पर ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट। और नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकाले आपने, इस साल भर में आपके कंजम्पशन कितना हो रहा है और डिवाइड किससे किया आपने, ऑर्डर के साइज से। ऐसे ही तो निकाला था। तो जब फॉर्मूले लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, वरना समझ के तुम खुद ही डायरेक्ट फॉर्मूला अपने आप से बना रहे थे। बस ये चीज एक्स्ट्रा याद रखनी पड़ी, यहाँ एवरेज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब आपको नोट्स दिखाते हैं अपने। तो बहुत ही बेसिक तरीके से हर चीज समझनी है। तो देखो पहले बात बताई गई है कि मटेरियल से संबंधित जो कॉस्ट होती है उसमें 3 कॉस्ट होती हैं। एक हो गई बाइंग कॉस्ट जिसको हमने परचेज कॉस्ट बोला, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक क्या हो गई, कैरिंग कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल संबंधित 3 खर्चे होते हैं कंपनी में, रॉ मटेरियल को परचेज करने का खर्चा, ऑर्डर करने का खर्चा और उसको कैरी करने का खर्चा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। इन दोनों का सम कम रहता है, इन दोनों का टोटल क्या रहता है, कम रहता है। ठीक है, तो वो बताया गया है। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑर्डर करने से एसोसिएटेड कॉस्ट। इसमें क्या क्या खर्चा होता है, वो स्टाफ की कॉस्ट जो ऑर्डर को पोस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑर्डर को प्लेस कर रहा है, पोस्ट करना समझो या प्लेस करना सोचो बन। तो जो ऑर्डर प्लेस करने के लिए एक आदमी रखना पड़ता है वो ऑर्डर प्लेस करेगा बार बार। तो ऑर्डर प्लेस करने वाला इंसान जो होगा उसकी सैलरी,
प्लस ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, अगर मान लो इंसान जा आ रहा है ऑर्डर देने के लिए ना, प्लस जब मटेरियल आएगा तो उसको चेक करोगे, ऐसे तो ना कि माल आया रख लियो, चेक भी तो करना पड़ेगा, सही है कि गलत आ गया पता लगा तो तुम यूज कर डालो, समझ लो। तो ये बात हो गई कि समोसे की कंपनी है और मैदा ही गलत आ गया, समोसे बना डालो तब पता चल रहा कि मैदा खराब आया था, तो सब बर्बाद हो जाएगा ना। तो आदमी चेक कर लेता है, समझ लो। जैसे हलवाई लोग होते हैं, तो जब उनको मटेरियल दो सामान बनाने के लिए, उनको समझ में नहीं आता, अब मान लो पिसी, जैसे मैदा व्हाइट व्हाइट होता है वैसे बहुत सारी चीजें, मान लो पिसी चीनी मंगाई, अब पिसी चीनी और मैदा देखने में क्या जैसा लगेगा, अब उसको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करेगा, हल्का से निकालेगा, चाट के देख लेगा, मीठा लगा तो इसका मतलब चीनी, नहीं मीठा लगा तो मैदा है। समझ पा रहे मेरी बात को। तो ऐसे कंपनियों में होता है कि जो माल आया उसकी चेकिंग कर लेगा, पता लगा व्हाइट कपड़ा मंगाया था शर्ट के लिए, हमने मंगाया था कॉटन और पॉलिस्टर भेज दी, तो देखे हम तो व्हाइटे लगी है, जब छू के देखबे अंदर से तो पता चलिए कि कॉटन आया है कि लिनन आया है कि पॉलिस्टर आ गया। तो ऐसे इंस्पेक्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो अब मालिक जाके तो गेट पे चेक करेगा, उसके लिए गेट कीपर लगाओगे, और उसका काम क्या है, मटेरियल को चेक करना, तो उसकी भी सैलरी वैलरी इसी से रेट हो गई, समझ लो। तो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट में आ जाता है, सवाल में डायरेक्टली गिवन होता है, लेकिन हल्का हल्का समझ के चलना है। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मटेरियल को होल्ड करने का खर्चा, जो इन्वेंट्री लेके आए हो, रॉ मटेरियल लेके आए हो, उसको जब तक हम प्रोडक्शन में यूज नहीं कर लेंगे, उसमें जो उसको रख रखाव के खर्चे होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में जो आपका पैसा ब्लॉक हो उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट। जैसे मान लो आप ये समझो कि रॉ एक मीटर कपड़ा 100 रुपए का आ रहा था अपने एग्जाम्पल में, तो 100 रुपया ना फंसीएगा आपने, 1 मीटर खरीदे तो 100 रुपया फंसेंगे, 2 मीटर खरीद के लाए 200 रुपये फंस गए। तो अगर वो अपने पैसे हैं तो हम कहीं एफडी करा देते, पैसा ब्याज मिलता, तो नुकसान हो रहा, और कहीं उधार से लेके आए तो उसको ब्याज पे करना है, तो उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मतलब कैपिटल लगाई है उसकी कॉस्ट, उसकी कॉस्ट का मतलब उसका इंटरेस्ट सिंपली, ठीक है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, जो मटेरियल आप लेके आए उसको स्टोर करोगे, प्लस उसका क्या कराओगे, इंश्योरेंस कराओगे। तो ये सब कैरिंग कॉस्ट का हिस्सा होते हैं। वैसे डायरेक्टली आपको कैरिंग कॉस्ट गिवन होगी, लेकिन कभी कभी सवाल में क्या होगा, अलग अलग बता देगा। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज 2 रुपए, इंश्योरेंस 1 रुपए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 1 रुपए, तो कैरिंग कॉस्ट कितने रुपए हो गई, 4 रुपए हो गई। तो जब तक पता ही नहीं होगा तब तक आदमी कहे सर हम तो कैरिंग कॉस्ट सीखे थे, ये पता नहीं कहाँ हुआ बवाल। तो हर चीज आपको सीख के चलनी पड़ेगी, कहीं कुछ भी आ सकता है, डिटेल में हर चीज लेके चलनी पड़ेगी। अब बच्चों वाली काम खत्म होंगे, फाउंडेशन खत्म, समझ लो, इंटरमीडिएट वाले बच्चों को और डिटेल में करना पड़ता है। फिर हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला यही तो बताया था अभी आपको हमने, 2AO डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। इसमें ए क्या होता है, एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन ऑफ क्या, रॉ मटेरियल। ओ क्या होता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और सी क्या होता है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ए का मतलब क्या होता है, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, साल भर में कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है, और ए जो लिखा जाता है वो क्वांटिटी के फॉर्म में लिखा जाता है। ये नहीं लिखेंगे कि साल भर में 50,000 रुपए की कपड़े की जरूरत है, कितनी क्वांटिटी चाहिए वो बताओ, ठीक है। तो जो ए पुट किया जाता है उसमें कितने पुट किया जाता है, रॉ मटेरियल को, वो भी क्वांटिटी के फॉर्म में। ओ जो होता है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट, रुपए पैसे में पुट किया जाता है कि एक ऑर्डर पर पैसा करने में क्या कॉस्ट लगी, कॉस्ट का मतलब ही रुपया पैसा, तो ये रुपए में पुट किया जाता है, ये रुपए में पुट किया जाता है, और ये किसमें पुट किया जाता है, क्वांटिटी के अंदर। इस फॉर्मूले में डाल देंगे और हमारा क्या निकल जाएगा, सुंदर सा आंसर निकल जाएगा। एक बातें ध्यान रखनी है, ये भी जो डिमांड लिखनी हो कैसी रखनी है आपको, कैसे लिखनी है, और जो सी में रखना है वो भी कैसा रखना है, एनुअल। कभी कभी बेवकूफ बनाएगा सवाल, कैरिंग कॉस्ट पर मंथ लिख देगा धीमे से, समझ लो, आपको समझ के चलना है कि हमें क्या लिखना है, एनुअली। कंजम्पशन कभी कभी लिख देगा कि भैया हमारा मंथली कंजम्पशन जो है 400 मीटर का है, तुम्हें ध्यान रखना है कि फॉर्मूले में हमें क्या लिखना है, एनुअल लिखना, वरना काम हो जाएगा, समझ लो। तो इन चीजों का बारीकी से ध्यान रखो कि भैया ये हमें एनुअल लिखने हैं, कहीं धोखा ना हो जाए कि हम गलती से मंथली लिख दें, गलती से हाफ ईयरली लिख दें, तो वहां पे आंसर अलग आएगा। अभी डायग्राम समझाया था, वो डायग्राम देखो यहाँ बना के दिया जा रहा है।
जैसे जैसे क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे आपकी कैरिंग कॉस्ट क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और जिस प्लेस पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं ऐसी ही क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसको नीचे गिरा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, ईओक्यू। लेकिन हम लोग ईओक्यू इस डायग्राम से नहीं निकालते, फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस डायग्राम से नहीं निकालते हैं, वो फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ईओक्यू निकालने का भैया ये सुंदर सा फॉर्मूला बन गया जो हमने आपको बताया। फिर जब हमें कॉस्ट निकालनी होती, जैसे ये खर्चा जो निकाला था, तो इस खर्चे को निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए पहले क्या लिखते हैं, यहां ये क्या लिखा था 9 और 5, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो कभी सवाल खुद बोलेगा कि भैया नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए क्या रखना पड़ता है, ऊपर रखेंगे ए का मतलब क्या हो गया, एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, और नीचे लिखते हैं कि हमारा ऑर्डर साइज क्या है, एक बार में आप कितना मंगाना चाह रहे हो, एक बार में कितना मंगा रहे हो, इससे क्या निकल जाता है हमारा नंबर ऑफ ऑर्डर। अब मान लो लेट्स से कि नंबर ऑफ ऑर्डर हमारा आ गया 4, एग्जांपल जैसे अभी हमने निकाला था कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आए थे 9, तो हमने कहीं से 40 दिन निकाल लिया था कि साल भर में दिन कितने होते हैं 365, और 365 दिन में 9 बार ऑर्डर करेंगे तो 9 से डिवाइड कर लिया, तो पता चल गया कि हर 40 दिन में ऑर्डर करना पड़ेगा। ये जो 40 दिन निकाल लो ना उसको ये बोलते हैं टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, कि दो ऑर्डर कितने कितने दिन में करना पड़ेगा, समझ लो कितने कितने दिन में दो ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, वो अपने को क्या पता चल जाता है, यहां से पता चल जाता है। समझ गए बेटा, चलो इधर देखो। तो टाइम गैप कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखना है क्या आपको, नंबर ऑफ डेज या मंथ इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन या कितने महीने होते हैं, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर से। अब देखो अगर नंबर ऑफ ऑर्डर थोड़े कम आते हैं, 2-3 आते हैं, मतलब ये आंसर आप महीने में भी निकाल सकते हो। अगर ऊपर आपने 12 लिखा, क्योंकि साल भर में कितने महीने होते हैं, मान लो हमने कहा कि साल भर में भैया 3 ऑर्डर करने हैं, तो आंसर आदमी ये भी बता सकता है भैया हर 4 महीने में करना पड़ेगा, उसका भी ठीक चल रहा है हिसाब किताब। और कोई कहो दिन में बता दे कि भैया 365 दिन हुए थे, और ये कहने कि हमका भैया 3 ऑर्डर करे थे तो 121 दिन, तो आंसर तो दोनों बच्चों का सही, एक दिन में बता रहा है और एक महीने के रिस्पेक्ट में बता रहा है। तो अगर आप ऊपर नंबर ऑफ मंथ लिखोगे एक साल के और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर से करोगे तो आंसर आपका मंथ में आएगा, और ऊपर आपने अगर नंबर ऑफ डेज लिखे साल भर के और नीचे नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड किया तो आंसर किस में आएगा आपका, डेज में आएगा। तो ये आंसर आप मंथ में भी निकाल सकते हो और आप डेज में भी निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला हमने क्या लिख दिया, या तो आप क्या लिखोगे ऊपर नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, या फिर क्या लिखोगे नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर, और डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर से, कितने ऑर्डर आप साल भर में पास करोगे। इसके बाद रॉ मटेरियल से संबंधित जो आपकी एनुअल कॉस्ट निकलती है, जो हमने इस सवाल में ये निकाल के दिखाया था आपको एग्जाम्पल में, इसको निकालने के लिए आपको परचेज कॉस्ट लेनी पड़ती है, ऑर्डरिंग कॉस्ट लेनी पड़ती है, कैरिंग कॉस्ट लेनी पड़ती है। तो एक हो गई परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। परचेज कॉस्ट जो निकाली जाती है वो बहुत सिंपल तरीका है, आपको देखना है कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी, चाहे कम कम करके मंगाओ चाहे ज्यादा ज्यादा करके मंगाओ, साल भर में तो भैया आपको 4800 खरीदना ही पड़ेगा। तो इसका निकालने का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला बनता है ए, यानी एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट, यानी एक यूनिट रॉ मटेरियल कितने रुपए का आता है। अपने एग्जांपल में था कि कपड़ा 100 रुपया मीटर आता है, तो यही क्या है आपका परचेज प्राइस। ठीक है, सामान परचेज करने में क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, ए इंटू परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली थी अगर याद हो तो, नंबर ऑफ ऑर्डर्स और इनटू किससे किया था, ओ से, ओ का मतलब क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाला था, 1/2 यानी आधा कर दिया था, इनटू ऑर्डर साइज, कि एक बार में आप कितना ऑर्डर करते हो, इसको ऑर्डर साइज या ऑर्डर क्वांटिटी कहा जाता है, चाहे उसको ऑर्डर का साइज बोले और चाहे क्या बोले ऑर्डर की क्वांटिटी, एक ही बात होती,
चाहे ऑर्डर साइज बोला जाए चाहे उसको ऑर्डर क्वांटिटी बोला जाए। 1/2 इंटू ऑर्डर साइज और इंटू करना होता है सी से, यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर मंथ। इससे इनकी वैल्यू आ जाती है, सम कर लेंगे तो एनुअल कॉस्ट निकल जाती है रॉ मटेरियल की। इसकी जरूरत कब पड़ती है वो समझो भाई। ये तो हमने प्रूफ करने के लिए निकाला था ना, वरना फॉर्मूला जो हमको डायरेक्ट बता ही देता तो ये सब झंझट करने की जरूरत क्या पड़ा रही। सीधा फॉर्मूला से निकाल लो, पता चल गया कितनी क्वांटिटी मंगाना, बात खत्म हो गई। जो आपकी प्रॉब्लम थी कि भाई एक बार में कितना मंगावा जाए सस्ता पड़े, वो तो ये फॉर्मूला बता ही नहीं देता है तुमको। तो ये निकालने की नीड पड़ती नहीं है, कब नीड पड़ेगी तब समझो। एग्जाम्पल में थोड़ा बदलाव कर रहे हैं। तुमने फोन किया ऑर्डर देने वाले को, भैया 566 करके भेज दिया करो हर 40 दिन में, या तुमने कहा कि अभी 500 बेचो, फिर जब भेजें तो अपने दिमाग में रखो कि हम 500 करके मंगाएंगे, बात खत्म हो गई। जब मंगाना होगा तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, 500 भेजो, फिर जब मंगाना होगा फिर ऑर्डर प्लेस कर दोगे, फिर मंगाना होगा फिर ऑर्डर प्लेस कर दोगे। तो जब उसको ऑर्डर की कॉपी मिली तो कह रहा भाई 566 का है मंगा रहे हो, टुकड़े उकड़े में कहा मंगा रहे हो, सीधा 600 मंगाओ, 500 मंगाओ या फिर 1000 मंगाओ। तो तुमने कहा नहीं नहीं, हमारा फॉर्मूला कह रहा है कि 566, तो हम क्या मंगाएंगे 566। तुम पढ़े लिखे हो, वो नहीं पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, जो भी है तुम्हारा मन है कि भैया हमको पता है फॉर्मूला असली वाला, मैं उतना ही मंगाऊंगा, बात खत्म हो गई। तो उसने गेम खेल लिया। कहीं ठीक है 566 करके मंगाई हो तो तुमका कपड़ा 100 रुपये में दे दे, और तुम अगर हमारे कहने से हजार हजार मीटर करके खरीदो तो कपड़े में देंगे तुम्हें 5% का डिस्काउंट। यानी कपड़ा कितने रुपए में देंगे, 95 रुपए मीटर। समझ रहे हो। तो जब पिक्चर में डिस्काउंट आ जाएगा किसी सवाल में, तो ये डायरेक्टली आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। डिस्काउंट का अरोड़ा आ गया है ना, क्योंकि ऐसे चली हो तो 100 मिलेगा, ऐसे चलोगे तो कितने मिलेगा 95 में। जहां ये डिस्काउंट पिक्चर में आ जाता है तो ये आपकी हेल्प करना बंद कर देता है। ये फॉर्मूला कहता है भाई मैं मदद नहीं कर पाऊंगा आपका। फिर आपका यही मदद है कि आप दोनों तरीके से कॉस्ट निकाल के फिर जजमेंट लो। तो इसकी जरूरत तब पड़ती है सवाल में जब मुझे सवाल में डिस्काउंट दे रखा होगा, और सवाल जानते हो क्या पूछेगा कि बताओ भैया ये जो सप्लायर हमें ऑफर दे रहा है कि 1000 का खरीदो, इस ऑफर को हम एक्सेप्ट करें कि अपने ओरिजिनल पे रहें कि नहीं भैया 500 चाहिए। वो कह रहा है कि हम 5% डिस्काउंट दे दे, 1000 खरीद लो एक बार में। तो तुमको रिप्लाई करना है ना कि हाँ ठीक है 1000 मांगेंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, आपको कॉस्ट निकाल के तभी आंसर देना पड़ेगा। कभी कॉस्ट निकालोगे तो ये जीत जाएगा, कभी कॉस्ट निकालोगे तो डिस्काउंट वाला जीत जाएगा। जब तक डिस्काउंट में नहीं तब तक ईओक्यू हमेशा जीतेगा। लेकिन अगर डिस्काउंट आ गया तो जो ऑर्डर क्वांटिटी फॉर्मूले से निकाले हो वो हार भी सकती है। ठीक है, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एनुअल कॉस्ट निकालने के बाद कंपेयर करना पड़ेगा। अगर 1000 में कॉस्ट कम आ गई तो हम कह देंगे ठीक है भैया 1000। जैसे इसी सवाल में अगर अप्लाई कर दें हम लोग, तो यहां अगर 95 में मिलेगा तो 4800 मीटर कपड़ा 95 में खरीदोगे। ठीक है, तो 4800 इंटू 95, ये आएगा 4,56,000। समझ रहे हो। और बाकी सब एज इट इज रह रहा है, और यहां ये सब तो वही रहेगा। तो ये कॉस्ट कम नहीं आ जाएगी, 4,56,000, 2000 और मिला लो 4,58,000 हुआ। अब ये जीत गवा। समझ लो। तो हमेशा नहीं होगा कि डिस्काउंट में यही जीतेगा। हो सकता है कह देता है भैया हम केवल 100 रुपए का डिस्काउंट देंगे टोटल, केवल 100 रुपए का देंगे टोटल में। तो यहां 480 का पड़ रहा था, तो यहां कितने का देगा 4,79,900 रुपए का। तो जो अपनी कॉस्ट आई थी यहां 4,82,000, वो कितनी आती 4,81,900 रुपए। तब भी तो ये हारे जा रहा है। जब डिस्काउंट पिक्चर में आएगा तो कभी इसकी कॉस्ट कम आएगी कभी इसकी कॉस्ट कम आएगी। तो ऐसे मतलब डायरेक्ट हम लोग नहीं लिख सकते, हमें आंसर निकाल के फिर जजमेंट देना पड़ेगा कि भैया हम डिस्काउंट को एक्सेप्ट करते हैं या डिस्काउंट को एक्सेप्ट नहीं करते। यहां तक की बातें क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले डिजाइन होते हैं। लगभग लगभग एक पन्ने का नोट्स है, अपने नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा ऑलरेडी। और ये हम लोग क्वांटिटी में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ए रहेगा वो क्वांटिटी में रहेगा, ओ रुपए पैसे में रहेगा, और सी भी रुपए पैसे में रहेगा। तो
तो ऊपर की चीजें नोट्स में लिखी रहेंगी। ये फॉर्मूला अभी सवाल क्योंकि लगाना है तो अब लिखना चाहो तो फटाफट लिख सकते हो। एक ये लिख लो कॉपी के अंदर, और 3-4 फॉर्मूले ये नीचे वाले लिख लो, ये वाले। बाकी भी कॉपी में और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, जब तक आपके पास अभी नोट्स नहीं। जिन लोगों के पास, इनके पास नोट्स हैं, इसी नोट्स में ही लिख सकते हैं। बाकी लोग अपना कॉपी में नोट कर लें यहां से। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला लिख लें और उसके बगल में ये लिख लेंगे, क्योंकि अभी सवाल करोगे और आपके पास नोट्स बने नहीं रहेंगे, फॉर्मूले लिखे नहीं रहेंगे, तो आपको दिक्कत होगी देखने में, समझने में। तो पहले नोट डाउन कर लो हल्का सा इसको, फिर मैं आगे क्वेश्चंस में चलता हूं। तो इस चैप्टर में 4 टॉपिक है, जैसा हमने बताया। एक एक टॉपिक खुलेगा और एक एक टॉपिक के सवाल लगेंगे आराम से। कपड़ा नोट कर लिए ये वाला, ये 3 और नोट कर लो, ये और ये। टोटल 4 फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ते हैं,
और सही से दिमाग लगाओ तो ये दोनों कोई फॉर्मूले है ही नहीं, तो आदमी दिमाग से भी सॉल्व कर सकता है। ये तो जबरदस्ती फॉर्मूले लिखे गए। क्या अभी हमने इससे पहले ये सोल्यूशन किया था, ये क्वेश्चन लगाया था, ये चीजें करी थी, तो अपने आप ही से निकाल निकाल के तुम लोग बताए थे ना। हाँ, बस यहाँ 1/2 याद करने वाली काम है। तो असली में देखो तो एक हम लोग को दिमाग में अगर जोड़ डाले तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ रहा है, और एक छोटी सी बात यहाँ याद रखनी पड़ रही है। बाकी तो ये तो ऐसे ही है, नकली फॉर्मूले कह सकते हो इनको आप। नकली फॉर्मूले का इन द सेंस है कि दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूले की आवश्यकता है नहीं वहां पे। अब नोट हो गए, क्वेश्चंस पे चले हम लोग। तो लगभग लगभग 40-45 मिनट लगे इसका कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में, पहले टॉपिक का। अभी हम लोग इस चैप्टर में केवल पहला टॉपिक समझ रहे हैं, कौन सा? ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला। ऐसे ही 4 टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग को धीमे धीमे करके पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन उन चारों में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो यही वाला टॉपिक। ऐसा नहीं कि इसके क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एग्जाम्पल टॉपिक कौन सा है? ईओक्यू वाला। इसलिए इसको इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ाया गया है, बताया गया है। चलो चलते हैं इसके सवालों में। तो देखो भैया, इसके सवाल कैसे कैसे हम लोग के पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट करना है क्या हम लोग को? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ईओक्यू निकालना है, जिसका फॉर्मूला था आपका क्या? 2AO डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। 2 होता है, ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 10,000, ठीक है। ओ होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, 50 रुपए। नीचे सी। अब सी के बारे में रामायण समझनी पड़ेगी आपको। अगर ये कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली सवाल में नहीं लिखा होता है, जैसे अपने एग्जाम्पल में आपको हमने बताया था कि हमारी कैरिंग कॉस्ट हम पकड़ लेते हैं 3 रुपए, ज्यादातर सवालों में डायरेक्टली गिवन नहीं होता। तो जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम निकालने का फॉर्मूला है, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ज्यादातर सवालों में आपको परसेंटेज फॉर्म में दे रखी होगी। किसमें दे रखी होगी? जैसे यहाँ कैरिंग कॉस्ट कितनी बोली है? 8%। स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? ज्यादातर सवाल में परसेंटेज फॉर्म में बोली होगी। यहाँ स्टोरेज कॉस्ट कितनी दे रखी है? 20%, ठीक है। तो ये जो परसेंटेज होते हैं वो परचेज प्राइस पे अप्लाई करने पड़ते हैं कि किस प्राइस पे सामान आपका आता है, ठीक है। तो अगर कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज फॉर्म में दे रखी है तो उसको कहां अप्लाई करते हैं हम लोग? परचेज प्राइस से, ठीक है। तो जहां पे ये लिखा है वहीं पे एक नोट छोटा सा लिख लोगे, और इफ कैरिंग कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज, कैरिंग कॉस्ट किसमें दे रखी होगी? परसेंटेज में। तो सी कैसे बनेगा?
जो भी आपका परचेज प्राइस है इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इस गिवन परसेंटेज से, यानी ये परसेंटेज कुल मिला के अप्लाई किस पे करना होगा, परचेज प्राइस पे। ये भी लिख लेना कि अगर कैरिंग कॉस्ट किसमें गिवन होगी बेटा, परसेंटेज फॉर्म में, तो परसेंटेज किस पे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, परचेज प्राइस से मल्टीप्लाई करना है, और आपका सी का अमाउंट आ जाएगा पर यूनिट वाला। हाँ बेटा, लिख लिया। तो यही चीज इस सवाल में अगर हम अप्लाई कर दें यहाँ पे, तो कैरिंग कॉस्ट कितनी निकलेगी, इस 2 रुपए का 8%। 2 रुपए का कितना करना है, 8%, यही हो जाएगी आपकी सी। ठीक है। ज्यादातर सवालों में कैरिंग कॉस्ट जो है वो प्राइस पे निर्भर करता है, ये कहेगा नहीं सवाल, आपको ध्यान रखना है कि कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दे रखे तो परसेंटेज गुणा कहां करेंगे हम लोग, जिस प्राइस का रॉ मटेरियल होगा। 100 रुपए मीटर का कपड़ा खरीदोगे और कैरिंग कॉस्ट 10 रुपए 10% है तो 10 रुपया लगेंगे। 2 लाख वाला कपड़ा खरीदोगे तो कैरिंग कॉस्ट अगर 10%, 2 लाख का 10% ना, प्राइस पे अप्लाई किया जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, आ जाएगा ईओक्यू का आंसर। तो 2 रुपए का 8% हो गया 16 पैसे, 2 × 10,000 × 50 डिवाइड बाई 0.16, और जो आएगा उसका रूट करोगे तो आ रहा है 2500। सबको सॉल्व करने के बाद अपने को 2500 मिल रहा है, कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। एक बात और समझना, जिस यूनिट में आपको मटेरियल दे रखा होगा, ठीक है, हर चीज का अपना एक यूनिट होता है। यूनिट की बात करें, जैसे कमाई की बात करोगे तो आदमी रुपये में बताई है आज की तारीख में, समझ लो। दूध की बात करेंगे तो आदमी किसमें बोलेगा, लीटर में बोलेगा। चीनी की बात करेंगे तो आदमी किलो में बोलेगा। तो इसको बोलते हैं तौलने नापने का क्या, यूनिट। ठीक है। खाने पीने में आदमी बात करता है कि भाई इसमें इतनी कैलोरी, इसमें इतनी की कैलोरी, इसमें इतना फैट है, उसमें इतना फैट है, समझ, इसमें इतनी प्रोटीन है, उसमें इतनी प्रोटीन है। तो यानी जो हम लोग खाते पीते हैं उसको, उसकी जो एनर्जी होती है उसको कैलोरी में व्यक्त किया जाता है, तो उसको हम लोग टेक्निकल भाषा में यूनिट बोलते हैं। तो इस आंसर के आगे क्या लिखना है, 2500 क्या है, रुपया पैसा। जिस चीज में मटेरियल दे रखा होगा वही यहां चिपकेगा। तो मटेरियल किसमें दे रखा था, केजी में, तो यहां क्या आएगा, केजी। जैसे एग्जाम्पल में बात करें तो 566 जो निकला था वो 566 है क्या, 566 मीटर। कपड़ा किसमें चल रहा था, मीटर में। तो आगे आपको ये चीज यहां पे चिपका देनी होगी। केजी लिखा तो केजी में लिख दो, मीटर लिखा तो मीटर में लिख दो, लीटर लिखा तो लीटर में लिख दो, ऐसे। फिर एक चीज और बतानी है क्या, नंबर ऑफ ऑर्डर इन अ ईयर, एक साल में आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला है ए डिवाइड बाई ऑर्डर क्वांटिटी आपने कितनी कैलकुलेट करी। सिंपल है, 10,000 आपको मंगाना और आप जो 2,500 करके मंगाएंगे तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे, 4 ऑर्डर, सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो कितना छोटा सवाल है, कितना नन्हा मुन्ना, समझ सकते हो, छोटी छोटी 2 बातें बताई गई। क्लियर हो गया बेटा, कोई दिक्कत। अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एवरेज एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल जो दे रखा है वो 18,250, तो ए हो गया 18,250, और सामान कितने रुपए का आता है, 36 रुपए 50 पैसे का। तो ये प्राइस बताया है मटेरियल का, जिसकी जरूरत किसमें लगती है, जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं। और ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट कितनी है, 50 रुपए। आपसे पूछा है कि एक बार में हमें कितनी ऑर्डर क्वांटिटी करनी चाहिए, हमें एक बार में कितनी क्वांटिटी परचेस करनी चाहिए, और ऐसी क्वांटिटी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, ईओक्यू। तो फॉर्मूला लगा दोगे, 2 × A × O,
डिवाइड बाई सी। सी क्या होता है? परचेज प्राइस का जो भी परसेंटेज दे रखा हो। तो 36 रुपए 50 पैसे के कितने परसेंट? 20%। सॉल्व कर लेंगे, मस्त सा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कैलकुलेटर होगा तो सॉल्व करके बताओ फटाफट कितना निकल गया है। पाँच 5 रुपए। 500 500। 500। मटेरियल के आगे इस बार यूनिट लिखा था तो हम लोग क्या लिखेंगे? यूनिट। समझ गए बेटा? चलो और आगे बात करते हैं। अभी जो हमने टॉपिक सीखा है उसके ही सवाल कर लेते हैं पहले, लगे हाँ, फिर दूसरे टॉपिक में हम लोग घुसेंगे। ठीक है, तो इसके और सवाल थोड़े आगे दे रखे हैं, कोई बात नहीं, अपने को तो सारे ही करने हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये 13 वाला। ठीक है, ये बड़ा मस्त सा सवाल है, मजा आएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट है कितनी? 36,000। और मंगाते कैसे हैं ये कंपनी? 6 इंस्टॉलमेंट में। मतलब अब इनको फॉर्मूला नहीं पता था, अब इनका है कि 36,000 सामान चाहिए साल भर में, यानी ये कितना कितना करके मंगा रहे हैं एक बार में? अभी 6,000 करके 6 बार में मंगा रहे हैं ना। ठीक है, कहीं मान लो 50,000 जमा करना, उसने कहा 2 इंस्टॉलमेंट में जमा कर सकते हो, तो 25 25 दो जमा करना पड़ेगा। तो इनको अभी फॉर्मूला नहीं पता है, और ये कंपनी अभी इनको 36,000 की जरूरत है, और 6 बार में 6,000 करके मंगा रही। ये इस लाइन से पता चला है, पहली लाइन से। आगे चलते हैं। यूनिट कॉस्ट है 1 रुपए। यूनिट कॉस्ट का मतलब होता है एक यूनिट का प्राइस क्या है। तो ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल का दाम। ये जो सामान अपना चाहिए वो कितने रुपए में आता है? 1 रुपया यूनिट में। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 25 रुपए पर ऑर्डर की है, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 20%। ठीक है, फिर आपसे पूछा क्या है कि आपको बताना है क्या है? टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी पॉलिसी। बहुत ध्यान से बात को समझना। एग्जिस्टिंग का मतलब अभी जो ये काम कर रहे थे उस हिसाब से इनका एनुअली कितना खर्चा हो रहा था। अभी की पॉलिसी क्या है कि एक बार में कितना मंगाते हैं? 6,000। कितना मंगाते हैं एक बार में? 6,000। तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी का ऑर्डर साइज कितना हो गया? 6,000 यूनिट ना। अभी इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, हमें क्या करना है? पहले एग्जिस्टिंग वाली का एनुअल कॉस्ट निकालनी, तो वो निकाल लेते हैं। और ऐसे में ऑर्डर कितनी बार करना पड़ेगा? 6 बार। ये तो खुद ही सवाल खुद ही बता रहा है। तो हमें ऑर्डर करना पड़ेगा 6 टाइम। इसकी कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि परचेज कॉस्ट निकाली जाती है एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू प्राइस क्या है। भाई साल भर में तुमको 36,000 मंगाए थे, और सामान कितने रुपए मिल रहा है? 1 रुपए में। तो ये हो गया 36,000 रुपए। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती? नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने करने पड़ेंगे आपको? 6 ऑर्डर। और एक ऑर्डर करने में कितना पैसा खर्चा होता है? 25 रुपए। तो ये आ जाएगा आपका 150 रुपए। और कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था 1/2 इंटू ऑर्डर साइज और इंटू सी। और सी क्या है? परचेज प्राइस का 20%। ठीक है, इस परचेज प्राइस का क्या कर लो? 20% कर लो, तो जाएगा 20 पैसा। इसको सॉल्व करो, दो कितना आया? 6,000 इंटू 20 पैसा डिवाइडेड बाई 2, तो ये 600 रुपए आ रहा। तो अभी की जो अपनी टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही? 36,750। कोई समस्या बेटा? कोई समस्या नहीं। अब इधर देखो, एक बात और पूछी गई सवाल में, कह रहा बताओ कितना पैसा बचा लेबे अगर हम ईओक्यू का यूज करें। यानी इसको भी पता है कि ईओक्यू के हिसाब से चलेंगे तो पैसा क्या होगा? बचेगा। तो बताना है कि कितना पैसा बची है साल भर में ईओक्यू की गणना के हिसाब से चलें तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? ईओक्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो अब जरूरत पड़ रही तो हम लोग क्या करेंगे, ईओक्यू कैलकुलेट करेंगे। सवाल में देखो तो ए है अपना 36,000, ठीक है, ओ जो हमारा है वो 25 रुपए है, और सी क्या होता है, प्राइस का जितने परसेंट सवाल बोले, तो ये 20 पैसा हो गया। और इस फॉर्मूले की सहायता से हमने क्या कर लिया, ईओक्यू निकाल लिया, 2 × A × O डिवाइड बाई सी का स्क्वायर रूट। बताओ कितना आया है बेटा। और इसकी अब हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, तभी बताना पड़ेगा कितना पैसा बचा पाएंगे, इसलिए वाले कॉलम बनाए गए हैं। हाँ बेटा बताओ कितना आया। 3,000। ये आ गया 3000 यूनिट। तो ईओक्यू पॉलिसी का ऑर्डर साइज कितना आ गया हमारा, 3000 यूनिट। और अगर एक बार में तुम 3000 करके मंगाओगे तो कितने बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा बताओ, 12 बार। 36,000 मंगाना है, एक बार में 3000 मंगाने का सपना देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कितनी बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, 12 टाइम्स। अब इसकी कॉस्ट निकालनी, तो मंगाना तो तुम्हें साल भर में 36,000 है, चाहे जितना कर करके मंगाओ, 1 रुपए मिलेगा, तो इसकी कॉस्ट तो 36,000 ही आएगी। यहां पे ऑर्डर आपको 12 बार करना पड़ेगा, ये 300 रुपए खर्चा होगा, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3,000 और इंटू सी, 300 रुपए टोटल कर दोगे तो 36,000 कितना आ जाएगा, 600 रुपए। तो हमारी सेविंग हो जाएगी ड्यू टू ईओक्यू, ईओक्यू की वजह से सेविंग कितने की होगी, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 150 रुपए। तो अगर ईओक्यू की कहना मानेंगे तो अपने 150 रुपए की बचत होगी। ये सवाल पूछ रहा था तो बता दिया गया। और देखो यहां ये बात प्रूव भी हो रही है। अभी आपको पढ़ाया था शुरुआत में कि जब आप ईओक्यू पे रहते हो तो ये दोनों कॉस्ट क्या आ जाती हैं, ये दोनों कॉस्ट क्या आती हैं, बराबर। अभी पढ़ा नहीं था डायग्राम में हम लोगों ने शुरुआत में ही, कि जब ईओक्यू पे रहते हैं तो ये दोनों कॉस्ट क्या आती हैं, यहाँ पे बराबर आती, एक दूसरे को कट करती, कट करने का मतलब उस पॉइंट में ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो यहां से देखो ये चीज तुम्हारी प्रूफ होती हुई भी दिख रही है। तो तुम एक बात और पूछ सकते हो कि सर वहां तो प्रूफ होती दिख रही थी, तो यहां का है नहीं मैच करी, यहां 900 रुपए आया था और यहां कितना आया था, 849 रुपए। यहां तो आपकी सेम नहीं आई थी। जब भी ईओक्यू की क्वांटिटी को थोड़ा राउंडिंग ऑफ करके लिखना पड़ेगा, यहां एग्जैक्ट 566 नहीं आया था, अगर याद हो तो तुम्हें, जब इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट 566 नहीं आया था, जबकि इसको जब सॉल्व किया था तो एग्जैक्ट 3,000 आया है, ना कुछ कम ना ज्यादा। तो जब ईओक्यू को मुझे हल्का सा राउंडिंग ऑफ करके लिखना पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटी पॉइंट में थोड़ी ना होती, समझ लो, क्वांटिटी कोई जो होती है वो पॉइंट में नहीं होती है, क्वांटिटी जैसी चल रही हो जैसे चल रही है। अब मान लो कोई कंपनी है 5 किलो का आटा बेचती है एक पैकेट में, तो उससे आप 6 किलो आटा नहीं खरीद सकते, या तो 5 खरीदो या तो 10 खरीदो, कॉमन सेंस। समझ, उसको टुकड़े में नहीं तोड़ सकते आप अपने हिसाब से। तो क्वांटिटी जो होती है वो पॉइंट में नहीं लिखी जाती, इसलिए उसको राउंडिंग ऑफ करके लिखना पड़ता है। और जब भी क्वांटिटी को राउंडिंग ऑफ करके लिखना पड़ेगा तो आपके ये दोनों एकदम सेम नहीं आएंगे। जैसे बच्चे को बता दो भैया सेम आता है, जब नहीं आता सेम तो आदमी घबरा जाता है, भाई गड़बड़ हो गया इसका मतलब। तो गड़बड़ नहीं है, हल्का फुल्का वेरिएशन देखने को मिल सकता है अगर क्वांटिटी में क्या की गई है, थोड़ा सा अप एंड डाउन किया गया है। तो ड्यू टू राउंडिंग ऑफ ये दोनों क्या हो सकते हैं, हो सकता है सिमिलर ना आए, ठीक है, क्योंकि देखो यहां नंबर ऑफ ऑर्डर भी एग्जैक्ट 9 थोड़ी ना आए थे, 8.48 आया था। लेकिन दिक्कत यह है कि हमको राउंडिंग ऑफ करके लिखना पड़ता है, प्रैक्टिकली समझना है। तो जब भी ऐसा होगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर को राउंडिंग ऑफ करके लिख के बैठे होंगे, और जो हमारा ईओक्यू आया होगा उसको राउंडिंग ऑफ करके लिखा होगा, तो ये दोनों सेम नहीं आएंगे, लेकिन नियर अबाउट रहेंगे, आसपास रहेंगे। तो उसका अंदाजा लगा सकते हो, मान लो किसी बच्चे के 900 आया और ये आ रहा तुम्हारा 8,000 रुपया, तो आदमी समझ जाए गलत है, 900 है तो 900 के आसपास रही है, अगर एग्जैक्ट नहीं आवा थोड़ा बहुत नजदीक रहना चाहिए। वहां 900 यहाँ 850, तो मतलब ठीक चल रहा। यही उधर 900 आया, नीचे 50 रुपया खाली आता, तो आदमी समझ जाए गलत चल रहा है, कहीं ना कहीं इसका मतलब मिस्टेक करी से। तो एक अंदाजा भी लगा सकते हो कहाँ आपकी चीजें सही चल रही है और कहाँ आपका गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। जैसे एक बार यही सवाल एग्जाम मतलब टेस्ट में दिया, जान तो बच्चा क्या करी, यहां लिखे 36,000 और यहां लिखे 3,60,000, मैंने कहा बौरा गए हो क्या बिल्कुल। अगर मान लो कहीं डिस्काउंट भी होता तो थोड़ा बहुत रहेगा, इधर 36,000 आया है
मान लो सवाल में 5% डिस्काउंट में डाल दें, तो इधर 36 आया उधर 35 आएगा। इतना थोड़ी ना कि 36 उधर 3,60,000 आ जाएगा। हमने दिमाग दिमाग है कि नहीं तुम्हारे पास? इतना भी आदमी नहीं कर पा रहा तो का सी हमें समझ पाएगा? बात समझ लो कि 3,60 जैसे आया तो दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, साला 36 का 3,60 एकदम से कैसे हुआ? अभी तो बात हो गई कि 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, कह रहा है कि भैया डिस्काउंट ही पहले 10 रुपया दे के ले जाओ, तो कुछ ना कुछ तो गणित होगी होगी, कुछ ना कुछ तो बेवकूफ बना ही रहा है तुमको। जैसे अभी आज कल ही फेसबुक चला रहे तो उसमें आया कि जो टाटा की ईवी स्कूटर लॉन्च कर रहा है ना टाटा, तो एक पे लिखा था कि 10,000 रुपए में स्कूटर मिल रही। हमने कहा पगले होगा, 10,000 में साला स्कूटर की बैटरी नहीं आएगी। तो सब क्या होता है, फेक बनाते हैं कि व्यूज आए, आदमी देखे। तो अगर ऐसी चीजें आदमी मिस्टेक कर रहा तो खुद ही आदमी को समझ में आना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन इरर कर रहे हैं। तो जल्दबाजी में करीब होगा 36,000 और एक आध जीरो ज्यादा लगा दी, लेकिन उसके में क्या होगा, उसका क्वेश्चन बर्बाद हो गया, आंसर एग्जामिनर तो समझेगा गलत कर दियो, उसको क्या पता तुम एक जीरो ज्यादा लगा दियो, गलती से लग गया। वो गलती वलती नहीं कहता, गलती मतलब अपराध, अपराध मतलब नंबर कटेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं कि भाई ऐसी सिली मिस्टेक्स ना हो। उनको सिली मिस्टेक कहते हैं और क्या कहते हैं। तो हर बच्चे से नहीं होती, लेकिन अगर कभी किसी से हो रही तो उसको खुद जागरूक होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं बेटा, और सवाल देखते हैं। तो अभी इस सवाल में देखो डिस्काउंट वाला पहलू नहीं आया, अभी आगे चल के वो भी आएगा पहलू, और उसमें और मजा आएगा। तो अगला सवाल देखो बेटा, हमारा 14 क्वेश्चन। इसमें तीन चीजें निकालनी है। क्या निकालनी है? नंबर ऑफ ऑर्डर, ईओक्यू, और क्या निकालना है? टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर। तो इनके फॉर्मूले आपको सिखाए जा चुके हैं, वही लगाना है। ईओक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है 2AO डिवाइड बाई सी का अंडर रूट 2 है। एनुअल डिमांड जो है हमारी वो है 3200 की, ठीक है। और ऑर्डर प्रिक्योरमेंट करने की कॉस्ट क्या आती है आपकी? 150 रुपए। कॉस्ट ऑफ वन प्रिक्योरमेंट, प्रिक्योरमेंट का मतलब ऑर्डर प्रिक्योरमेंट होता है, ये 150 रुपए है। और कैरिंग कॉस्ट निकालोगे तो प्राइस 6 रुपए है, यूनिट प्राइस, परचेज प्राइस को ही यूनिट प्राइस भी कहा जाता है, चाहे परचेज प्राइस बोले चाहे क्या बोले हम लोग, यूनिट प्राइस एक ही बात है। 6 रुपए का 25% करोगे तो 1.5 रुपए आएगा। 6 रुपए का अगर 25% करते हैं तो क्या आएगा? 1.5 रुपए। इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएंगी। बताओ जरा कितनी आएंगी? 800। ये चीज यूनिट में दे रखा है तो हम किस में लिखेंगे? यूनिट में लिखेंगे। तो ये चीज कितनी होगी हमारी? 800 यूनिट, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर पर ऑर्डर निकालना है, तो फॉर्मूला बना देंगे अपना। साल भर में मंगाए थे 3200 और एक बार में 800 मंगाने का फैसला ले रहे हो, तो ये हो गया 4 ऑर्डर। टाइम गैप को हमने बताया था कि मंथ में भी निकाल सकते हो, डेज में भी निकाल सकते हो। अगर हम लोग मंथ में निकालते हैं तो ऊपर क्या लिखना है? नंबर ऑफ मंथ इन अ ईयर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये आ जाएगा फिर मंथ में आंसर, जिसका आंसर हो जाएगा 3 महीना। और आदमी अगर डेज में निकालना चाहे तो ऊपर लिखेगा नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, और 365 डिवाइड बाय 4 करेगा तो लगभग लगभग 91.25 डेज आ रहा है। अब वैसे डेज में भी पॉइंट में नहीं लिखे जाते हैं, तो आप 91 डेज लिख सकते हो, या फिर लिख दोगे तो इतना कोई अपराध नहीं हो जाएगा, ठीक है। डेज तो होते हैं कभी कभी कि हाँ 1.5 दिन में काम करना है, तो अगर कल काम आदमी करी से आज सुबह शाम चालू करे तो कल दोपहरिया में खत्म हो जाइए काम। 2 दिन का काम होता तो कल शाम को खत्म होता। तो डेज तो पॉइंट में लिखे जा सकते हैं, इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो 91 भी लिख दोगे तब भी ठीक है, 91.25 भी लिख दोगे तो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात आती नहीं। समझ गए? तो चाहे आप ये आंसर लिख के आओ तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे, और चाहे आप ये वाला आंसर लिख के आओगे तब भी उतने ही नंबर मिलेंगे। तो दोनों में से कोई एक किया जाता है, हमने समझाने के लिए आपको दोनों एंगल से करके दिखा दिया, ठीक है। तो एग्जाम में नहीं कि दो दो तरीके से करना, चाहे आप ये लिखो इसकी जगह पे, चाहे क्या लिखो ये वाला लिखो, दोनों ही सही किए जाएंगे, दोनों ही के नंबर मिलेंगे आपको। टाइम गैप ऐसे ही पूछता है या फिर कहीं पे यूज भी होता है? हाँ यूज होता है, आदमी को पता चलने नहीं लगेगा 3-3 महीने में करना, तो एक बार ऑर्डर प्लेस कर दे, भुला हुआ बैठा है चुपचाप, ठीक है। तो उसके लिए रिमाइंडर सेट करता है कि भैया तीसर के महीने में जैसे खत्म हो ऑर्डर प्लेस करना है। बताओ वहां कंपनी वाले एम्प्लॉई आ रहे हैं, भैया सामान खत्म हो गया, अब तुरंत ही थोड़ी ना कि इधर ऑर्डर प्लेस करोगे लेके चला आएगा हवाई जहाज से, सामान उतार दे फटाफट 10 सेकंड के अंदर। और अगर माल खत्म हो गया तो एम्प्लॉय बैठे रहेंगे, मक्कारी करेंगे, बीड़ी पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, सामान है नहीं, तनख्वाह आपको देनी।
तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि माल खत्म होने से पहले मकाल आ जाए। तो आदमी को पता होना नहीं कितने कितने दिन में ऑर्डर प्लेस करना है। तो जो लड़का बिठा कर रखेंगे कंपनी में उसको बताएंगे भैया 3-3 महीने में प्लेस करना हो तो ध्यान रखना, वरना लतिया देंगे। बात समझ लो कि हर 3 महीने में ऑर्डर प्लेस करना है, ये जिम्मेदारी तुम्हारी, तुम याद रखो ये सब चीजें। तो अपना डायरी मेंटेन करता है, कब क्या है रिमाइंडर लगाता है, आजकल सॉफ्टवेयर आ गए उसमें सीवेट कर देता है, तो मोबाइल में लगा सकता है अलार्म, कैलेंडर में जाके डेट शीट में जाके टिक कर सकता है कि भैया आज माल मंगाना है हमको, एक दिन पहले रिमाइंडर लगा सकता है। इतनी तरकीबें हैं। तो इसलिए इसको कैलकुलेट किया जाता है। यूज तो हर चीज का है बेटा, बिना यूज के कोई चीज निकलेगी नहीं, बिना यूज ना होता तुम घर से ना निकलते, समझ लो। कुछ ना कुछ आदमी का दिमाग होता है तभी पढ़ रहा है, कोई यूट्यूब पे हमारी वीडियो देख रहा है तो कुछ ना कुछ उसका होगा कि भाई चलो पढ़ेंगे सीखेंगे समझेंगे एग्जाम में आएगा लिखेंगे, जानकारी मिल रही। वरना किसी चीज का कोई मतलब ना हो तो आदमी घर से ना निकले, रजाई से ही ना निकले, इतनी ठंडक चल रही। तो हर चीज का कुछ ना कुछ तो यूज होता ही है, और वो यूज धीमे धीमे करके हम लोग समझेंगे। तो अभी एग्जाम में यूज केस नहीं पूछेगा कि बताओ ईओक्यू का यूज होता है, आपसे पूछेगा ईओक्यू निकालो। तो पहला टारगेट है चीजें निकालनी आ जाए, मीनिंग साथ साथ समझते जाएंगे हम लोग क्या मतलब होता है क्या यूज होता है, लेकिन वो यूज केस एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं जो और मस्त सवाल है। हाँ, स्टोरेज कॉस्ट जैसे 8% ऑन एवरेज इन्वेंट्री बोल रहा है, तो फिर भी परचेज कॉस्ट पर यूनिट परचेज कॉस्ट पे ही लगती है वो, ठीक है। जो कैरिंग कॉस्ट होती है आपको याद रखना है कि परचेज प्राइस पे ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री तो हमने करी दी ना 1/2 करके, यहां समझ लो। कहता है कि उसको जो मल्टीप्लाई करोगे वो तुम एवरेज स्टॉक से करोगे, वो कहता ना कहता हम उसी से करते हैं हर बार। इसलिए कभी कभी सवाल ऐसा बोल देता है जैसे इसने यहां बोला था पहले दूसरे सवाल में ना, इसलिए वो बोलता है कि 8% एवरेज स्टॉक का करो। तो परसेंटेज के आगे कोई रामायण लिखी हो उससे मतलब नहीं अपना, हमें अप्लाई किस पे करना है, परचेज प्राइस पे करना है। जैसे कभी कभी सवाल में लिख देता है, यही लिखी था मान लो 8% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, तो जब हम लोग कॉस्ट निकालते हैं तो एवरेज इन्वेंट्री कर देते हैं। अदरवाइज यहां चाहे एवरेज इन्वेंट्री लिखे चाहे इन्वेंट्री लिखे चाहे कुछ ना लिखे उससे मतलब नहीं है। हमेशा स्टोरेज कॉस्ट का जो ये वाला पैसा लोगे उसके लिए आप परचेज प्राइस से ही यहां मल्टीप्लाई करोगे। एवरेज इन्वेंट्री जो वर्ड लिखता है वो कॉस्ट निकालने के लिए लिखता है टेक्निकली। चलो वापस आ जाते हैं बेटा 15 तो क्वेश्चन में। देखो क्या सवाल कह रहा है, सवाल के 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो क्या निकालना है हम लोग को, ईओक्यू। तो ईओक्यू निकाल लेते हैं। एनुअल डिमांड आपकी 8000 है, यानी ए हो गया हमारा 8000। ओ हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 200 रुपए है, और सी जो कैरिंग कॉस्ट होती है वो यूनिट प्राइस का परसेंटेज होती है। तो 400 रुपए का क्या हो गया है 20%, यानी 80 रुपए, ठीक है। तो अगर ईओक्यू का फॉर्मूला यहां लगाएं डायरेक्टली तो 2 × 8000 × 200 डिवाइड बाई 400 का 20%। तो ये आ गया अपन का 200 यूनिट। अब आएगा बी पार्ट और उसमें आएगा मजा। बी पार्ट में वो क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी ने आपको एक ऑफर दिया और वो कहता है कि अगर तुम 4,000 करके माल खरीदोगे एक बार में तो तुम्हें क्या करेंगे, 4% का क्या देंगे, डिस्काउंट देंगे। और आपको बताना है कि जो ऑफर आया है इसको एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो ऐसे में आपको फिर कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और तभी आप जजमेंट ले पाओगे कि 4% वाला डिस्काउंट ऑफर जो आया है इस ऑफर को हम एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। बात क्लियर होगी बेटा। तो इस तरीके से इसको देखा जाता है, इस तरीके से इसको किया जाता है। अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों ही पॉलिसी के, एक हो गई हमारी ईओक्यू वाला सिस्टम और एक हो गया हमारा डिस्काउंट वाला सिस्टम, इनकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। ईओक्यू के हिसाब से चलते हो तो आपको एक बार में कितना मंगाना है 200 यूनिट। डिस्काउंट के हिसाब से चलते हैं तो एक बार में कितना मंगाना है आपको 4000 यूनिट।
इसी को ऑर्डर साइज कहा जाता है। नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हो कि हमको साल भर में 8,000 मंगाना है और एक बार में 200 मंगेगा तो फैसला ले रहे हो, तो आपको कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 40 ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे। 8,000 साल भर मंगाना है, एक बार में अगर 4-4 करके मंगाओगे तो केवल हमें 2 ऑर्डर ही पास करने पड़ेंगे। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, लेकिन वैल्यू बदल जाएंगे इस सवाल में। ठीक है, परचेज प्राइस का फॉर्मूला क्या लिखे थे? कॉपी खोलो अपनी, अपनी कॉपी पे देखते रहो जब तक फॉर्मूले याद नहीं हो जा रहे हैं आपको। फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने ए, अगर याद हो तो ना, और इनटू परचेज प्राइस। यहां ईओक्यू पॉलिसी में तो परचेज प्राइस आपका रहेगा 400 रुपए, लेकिन यहां 400 नहीं रहेगा, यहां प्राइस बदल जाएगा, क्योंकि आपको क्या मिलना है? 4% डिस्काउंट। तो 400 में 4% डिस्काउंट माइनस कर दो और नया प्राइस बताओ क्या आएगा? 400 रुपए में 4% डिस्काउंट माइनस कर दो। टोटल करके माइनस कर सकते हो, इसको इसलिए निकालना, इसका भी अभी रीजन है, बताएंगे। 400 रुपए में 4% डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो यानी अब सामान कितने मिलेगा? 396 रुपए में। ये कह रहे हैं कि सर टोटल निकालने के बाद 4% घटा सकते हैं, वो भी ठीक तरीका है, लेकिन इसको निकालना तब भी पड़ेगा 396। इसका रीजन भी अभी एक्सप्लेन करेंगे आपको, चिंता मत करिए। तो यहां मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है बेटा 32 लाख रुपए, और यहां मल्टीप्लाई करते हैं और ये 396 नहीं 384 आ रहा है, तो इंटू 384 तो ये आ रहा है 30,72,000 रुपए। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? नंबर ऑफ ऑर्डर यहां 40 निकले थे, यहां 2 निकले थे, इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर थी 200 रुपया, मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से, मल्टीप्लाई कर दोगे 200 से, तो यहां आ गया 400 रुपए, और यहां मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है? 8,000 आ रहा है। कैरिंग कॉस्ट निकलती है 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, और इंटू किससे? सी से, और सी कितना था हमारा? 80। लेकिन समझो इधर, सी जो है वो 80 रुपए सवाल में नहीं बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है कि 20% रहेगा प्राइस का। तो जैसे ही प्राइस में परिवर्तन होगा सी भी यहां भी चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? प्राइस का डबल इंपैक्ट आता है। यहां सी जो लिखना है वो 400 रुपए का 20% लिखना है, समझ रहे हो? और यहां जो सी लिखोगे 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, यहां आपको इस नए वाले प्राइस का 20% लिखना है, क्योंकि सवाल थोड़ी कह रहा था 80 रुपए हमारा कैरिंग कॉस्ट है, सवाल क्या कह रहा था? कैरिंग कॉस्ट 20% है। तो जैसे ही प्राइस बदला, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट डिपेंड करता है किस पे? प्राइस पे। प्राइस बदलेगा तो कैरिंग कॉस्ट भी अपने आप क्या हो जाएगी? मतलब सी की जो वैल्यू है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो भी क्या चेंज हो जाएगा। तो इसका भी ध्यान रखना, वरना यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी आपको। चलो अब कर लेते हैं बेटा इसको सॉल्व। तो 400 का 20% हो गया 80, 80 गुणे 200 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है आपका 8,000। और इधर अगर सॉल्व करें तो 384 का 20% और इंटू 4,000 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ रहा है 1,53,600 रुपया। इनका सम कर दें तो यहां आ रहा है 32,16,000, और यहां सम करें तो 30,72,000 प्लस 400 प्लस 1,53,600, टोटल आ रहा है 32,26,000। तो देख रहे हो जादू, डिस्काउंट मिलने के बाद भी महंगा पड़ रहा, यही यूक्यू की ब्यूटी है, समझ रहे हो? लेकिन डिस्काउंट वाला कम पड़ेगा ज्यादा पड़ेगा वो नहीं पता चल पाएगा, आपको निकालने के बाद ही आइडिया लगेगा। यही 4% डिस्काउंट जो 8% डिस्काउंट कर दें अभी, ये सस्ता पड़ने लगेगा, समझ रहे हो? और डिस्काउंट कितना देगा सवाल थोड़ी ना आपको पहले पता है, तो रट नहीं सकते इसको, आपको निकाल के वैसे ही बताना है। आपको अगर पता चल भी जाए तो भी एग्जामिनर को तो बताना ही पड़ेगा लिख के पूरा, तो आपको इससे बचत नहीं, इसको ये काम आपको करना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के निकला क्या डिसीजन इस बात का कि हमें क्वांटिटी ऑफर, जो डिस्काउंट का क्वांटिटी ऑफर है उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। यानी हम एडवाइस क्या करेंगे इस कंपनी को
क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है, तो क्वांटिटी वाले ऑर्डर को हमें एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी ऑर्डर को क्या करेंगे हम लोग, एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। समझ गए? तो यहां तक की जो बातें हम लोगों ने समझी थी, उन सबके सवाल, जितनी बातें आपको बताई गई थी शुरुआत में 45 मिनट में, वही सभी सवालों के बीच बीच में क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है, वही सब यूज टू में आ रहा है। हाँ बेटा, आगे चले हम लोग। चलो आगे चलते हैं, और कैसे कैसे इसमें सवाल बनते हैं इस टॉपिक के अंदर। कभी कभी क्या होगा, सवाल इस तरीके का आएगा, और कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। एक बार ये सवाल पढ़ लें यहां से यहां तक का, फिर मैं आपको समझाता हूं और लगवाता भी हूं। पढ़ लिया बेटा सवाल? तो आओ बताते हैं। कह रहा है कि इसमें देखो, ऑर्डर क्वांटिटी खुद ही सवाल बता रहा है, तो इसका मतलब ऑर्डर क्वांटिटी तुमसे नहीं निकल पाएगा। खुद ही जब बता रहे हैं तो कहाँ निकल रही? लेकिन ऑर्डर क्वांटिटी आपको किसमें दे रखी है, रेंज फॉर्म में दे रखी है। इनका कहने मतलब है 250 या उससे नीचे, 250 से नीचे 240, 230, 200, 150, 100, 50 अगर खरीदते हो तो प्राइस कितना लगाएंगे, 6 रुपए का। लेकिन अगर एक बार में तुम 250 खरीदो, 300 खरीदो, 750 खरीदो, 799 खरीदो, 800 से कम कुछ भी खरीदोगे तो प्राइस क्या लगाएंगे, 5 रुपए 90 पैसे। ठीक है, अब सवाल लगाने के लिए रेंज में तो डाल नहीं सकते हमको ऑर्डर साइज को, कि भाई ऑर्डर साइज तो हमें एक लिखना है ना कोई, ये तो नहीं लिख सकते हैं कि 500 से 600, तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो जब भी ऐसा देखा गया है, और होता भी है प्रैक्टिकल लाइफ में, कहीं अगर मान लो आप मॉल घूमने गए और वहां लिखा हुआ है कि 2 शर्ट से लेके 5 शर्ट तक अगर खरीदोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट देंगे, तो आदमी 2 शर्ट खरीदता है। समझ लो, क्योंकि जब 2 पे वही डिस्काउंट मिल रहा तो आदमी 5 क्यों खरीदे बताओ। या अगली बार कुछ चेंज हो जाएगा, फैशन में बदलाव हो जाएगा, कुछ नया डिजाइन आएगा, फिर आएंगे खरीदेंगे। समझ लो, तो प्रैक्टिकली देखा गया है कि अगर डिस्काउंट रेंज में चलता है तो आदमी क्या करता है, मिनिमम वाली ही क्वांटिटी को क्या करता है, सेलेक्ट करता है। भाई अगर 250 भी वही डिस्काउंट देंगे और 750 खरीदने में भी वही डिस्काउंट देंगे, तो कौन बेवकूफ इतना पैसा फालतू में फंसाए। अगर 250 खरीदते रहेंगे, अपना डिस्काउंट मिलता रहेगा 590 पे। 1000 खरीदना होगा तो अलग बात है, तब भी 1000 नहीं खरीदेगा, 800 ना खरीदे जब यही रेट लगाना है तो। बात समझ लो, तो यानी जब रेंज में क्वांटिटी दे रखी होंगी तो हमें हाइयर क्वांटिटी से मतलब नहीं है, हमें कौन सी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, लोअर वाली। यानी इसको ऐसे समझो कि 250 एक बार में खरीदे तो रेट ये लगेगा, 800 खरीदे तो रेट ये लगेगा, 2000 खरीदेंगे तो रेट ये लगेगा, और 4 खरीदेंगे तो रेट ये लगेगा। अब मुसीबत ये है कि इधर कुछ लिखा नहीं है 250 से पहले,
150 से 250 लिखा होता 150 पकड़ लेते, 100 से 250 पढ़ा लिखा हो तो 100 पकड़ लेते। तो आपको इससे पहले कोई क्वांटिटी ले लेनी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट ने इसको 200 ले रखा है मिनिमम, ठीक है। इससे पहले आप 150 भी ले सकते हो, 100 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, इससे आंसर में इतना वेरिएशन आएगा नहीं, ठीक है। इंस्टीट्यूट की बुक में सवाल है और इंस्टीट्यूट की किताब में जो सवाल होते हैं, अगर वही सवाल एग्जाम में आता है तो इंस्टीट्यूट कहता है जो हमने किया वही तुम भी करो, समझ रहे हो। ये तो तुम्हें अगर ना बताएं हम कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ 200 कर रखा तो आदमी को नहीं बात पता है, वो तो एग्जाम में कुछ और ले सकता है, लेकिन तुमको तो पता है कि इंस्टीट्यूट ने यहाँ कितना लिया है 200, और पता होने के बाद भी नाटक कर रहे हो कि नहीं इंस्टीट्यूट ने 200 लिया था लेकिन मैं जबरदस्ती 150 लूंगा, तो वो गलत बात हो जाती। तो जो इंस्टीट्यूट एजम्पशन लेता है उन्हीं एजम्पशन के साथ आपको जाना पड़ता है एग्जामिनेशन में, खासकर जब वही सवाल एग्जाम में आ जाता है तो, समझ रहे हो। तो यहां पे अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप कितना लोगे 250 से पहले 200, ठीक है। तो हमारे ऑर्डर साइज हो गए 200, 250, 800, 2000 और 4000। इनमें से मुझे बेस्ट ऑर्डर पता करना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी अपने लिए सस्ती पड़ेगी। यहाँ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालनी नहीं है, आपको ऑर्डर क्वांटिटी 4-5 बता रहा है, इनमें से सबसे अच्छी कौन सी रहेगी वो बताना है। तो वही कॉस्ट निकालने के बाद क्या बता देंगे, जो अच्छी रहेगी, ठीक है। इस पे अगर सस्ता पड़ जाएगा तो कह देंगे 200 बढ़िया है, इस पे सस्ता पड़ जाएगा तो कह देंगे 800 मंगाओ, इस पे सस्ता पड़ जाएगा तो कहेंगे 2-2 हजार करके मंगाओ। तो बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी आपको बतानी इन पांचों में से, तो निकालना अपने को वही पड़ेगा क्या, परचेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट का सम, जिसमें ये सम कब से मिनिमम आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये निकालने के लिए ये सब चीजें अपने को चाहिए, इसलिए ये सब कॉलम बना रखे, ठीक है। देखो इधर ऐसे नहीं पता चलता क्या क्या कॉलम बनाना है भाई, हमको तो ये निकालना है। ये फॉर्मेट जो डिजाइन हुआ है समझ लो नीचे से हुआ, हमने दिमाग लगाया कि हमको भैया ये निकाले, इका निकालने के लिए का जरूरत पड़ी है, ये जरूरत पड़ी है। फिर दिमाग लगाया कि इको निकालने के लिए ए चाहिए और परचेज प्राइस चाहिए, पर ए तो चलो 8 है, ए तो अपना तुम्हारा फिक्स है, ए कितना लगना है, एनुअल डिमांड कितनी है 4000, लेकिन प्राइस तो सब में अलग अलग है ना, प्राइस लिखे पड़ी है सबके अलग अलग। तो देखो जब 200 मंगाओगे तो प्राइस कितना लगेगा 6 रुपए, इसमें प्राइस कितना लगेगा 5 रुपए 90 पैसे, इसमें प्राइस कितना लगेगा 5 रुपए 80 पैसे, 5 रुपए 70 पैसे, 5 रुपए 60 पैसे, ठीक है। और ए आपका कितना है बेटा 4000, तो जो कॉमन है वो ऊपर लिख दो। तो इस 4000 को इनसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी क्या निकल जाएगी, परचेज कॉस्ट निकल जाएगी। तो 4000 इंटू 6 24,000, 4000 इंटू 5 रुपए 90 पैसा 23,600, 4000 इंटू 5 रुपए 80 पैसा 23,200, 4000 इंटू 5 रुपए 70 पैसा 22,800, और यहां आ जाएगा 22,400, ठीक है। फिर हमें क्या निकालनी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इंटू ओ, और ओ आपका 6 रुपए है, लेकिन नंबर ऑफ ऑर्डर तो डिपेंड करते हैं कि आपका ऑर्डर साइज कितना है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, 4000 मंगाना है, एक बार में तुम 200 मंगाओगे तो आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे 20, एक बार में अगर 250 मंगाते हो और मंगाने आपको 4000 हैं तो 4000 डिवाइड बाई 250 यानी ऑर्डर करने पड़ेंगे 16। अगर 800 करके मंगाओगे तो 4000 डिवाइड बाई 800 ऑर्डर करने पड़ेंगे 5, ऑर्डर करने पड़ेंगे 2, ऑर्डर करना पड़ेगा 1। ये आ गया आपके नंबर ऑफ ऑर्डर। और इन नंबर ऑफ ऑर्डर को अगर 6 रुपए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 20 इंटू 6 120, 16 इंटू 6 96, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 6 कम 6। ये आ गई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, मतलब ऑर्डर साइज का आधा कर दें, और इंटू चाहिए सी, और सी परचेज प्राइस पे डिपेंड होता है, और परचेज प्राइस सब में अलग अलग है, ठीक है। तो कैरिंग कॉस्ट भी सबकी निकाल के लिखनी पड़ेगी, और वो कितनी है 20%। तो यहाँ कैरिंग कॉस्ट आएगी इसका 20%, प्राइस का 20%, यहाँ आएगी इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%, इसका 20%। तो सबकी अलग अलग कैलकुलेट करो, इनका पहले 20% निकाल के लिखो।
₹6 का 20% कितना हो गया? ₹1.20। ₹5.90 का 20% हो गया ₹1.18। ₹5.80 का 20% हो गया ₹1.16। ₹1.14, ₹1.12। इन सबका 20% निकाल दिया गया परचेज प्राइस का। अब इसका फॉर्मूला लगा दो। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू ऑर्डर का साइज और इंटू सी। तो पहले इन दोनों को गुणा कर लो, फिर धीमे से 2 से डिवाइड कर लेना। ये दोनों क्या है? देखो इधर ऑर्डर साइज यहां दिखाई पड़ रहा है, सी यहां दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद धीमे से 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 200 इंटू ₹1.20 और जो आए फिर 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 200 इंटू 1.2 डिवाइड बाई 2 करोगे तो यहां आ रहा कितना? 120। यहां ऐसे करें 250 इंटू ₹1.18 डिवाइड बाई 2, तो ₹147.50 आ रहा है। तो राउंडिंग ऑफ करके चलो 148 लिख देते हैं। रुपए पैसे को राउंडिंग ऑफ करके लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहां अगर निकालें 800 इंटू ₹1.16 डिवाइड बाई 2, तो यहां आ रहा है ₹464। 2000 इंटू ₹1.14 डिवाइड बाई 2, तो यहां आ रहा है ₹1140। और 4000 इंटू 1.12 डिवाइड बाई 2, तो यहां आ रहा है ₹2240। फिर इन तीनों को एड ऑन करके लिखना है कि इन तीनों का सम कितना निकल के आ रहा है। तो इन तीनों का सम करेंगे तो यहां आ रहा है ₹24,240। इन तीनों का सम करके बताओ कितना आ रहा है? ₹23,844। ₹23,694। ₹23,952। और यहाँ ₹24,646। तो इन सब में सबसे सस्ता क्या दिख रहा है आपको? सबसे कम खर्चा कहाँ आ रहा है टोटल वाइज? 800 पे। 23,694 सबसे मिनिमम है। तो सबसे मिनिमम कहाँ दिख रहा है? यहाँ। यानी हमारी बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर कितना है? 800 यूनिट एट अ टाइम। हम लोग को 800 करके मंगाना चाहिए। ठीक है, हम लोग को क्या करना चाहिए? 800 करके मंगाना चाहिए। ये इसका आंसर हो गया। कई बार एग्जाम में सवाल आ चुका है जिसमें वो ये वाला चीज वही रखता है, प्राइस में बदलाव कर देगा। यहाँ ₹6 लिखा वहां 12 कर देगा, यहाँ ₹5.90 लिखा वहां 11.80 कर देगा, यहाँ 4,000 लिखा वहां 40,000 कर देगा, यहाँ ₹6 लिखा वहां ₹10 कर देगा, यहाँ 20% एग्जाम में 15%। तो वैल्यू परिवर्तन करके कई बार एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। समझ में आ रही बातें? तो इस तरीके से जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज कौन सा? ईओक्यू वाला, वो यहां समाप्त हो रहा है। ठीक है, एक टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर का क्या हो गया? खत्म हो गया है। कौन सा? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला। चलते हैं और टॉपिक की तरफ। तो इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है 2-3 लाइनों का, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। कौन सा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इधर समझो उसके बारे में। टॉपिक का नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर। ठीक है, पिछली कॉस्ट शीट वाले चैप्टर में आपको बताया था कि इन्वेंट्री भैया 3 तरीके की होती। कौन कौन सी? एक रॉ मटेरियल, और एक WIP, और एक क्या? फिनिश गुड्स। लेकिन ये चैप्टर हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? मटेरियल। तो यहां चर्चा किस पे हो रही? इसका मतलब रॉ मटेरियल पे। तो इस चैप्टर में जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, उस इन्वेंट्री का मतलब रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग मटेरियल कॉस्टिंग, समझ रहे हो? तो इस चैप्टर में जो इन्वेंट्री का मतलब है वो क्या है? इन्वेंट्री का मतलब WIP से नहीं लेंगे, इन्वेंट्री का मतलब फिनिश गुड्स से नहीं लेंगे, इन्वेंट्री का मतलब किससे लेंगे हम लोग? रॉ मटेरियल से लेंगे। वरना इन्वेंट्री तीनों होती हैं। रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो अलग तरीके से निकलता है, WIP का टर्नओवर रेशियो अलग तरीके से निकलता है, और फिनिश गुड्स का टर्नओवर रेशियो अलग तरीके से निकलता है। ये सब सीखोगे आप रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में, जो कि ग्रुप 2 में फिर से दर्शन देगा आपको। बाकी इंटर में 11th 12 में आपने पढ़ा ही होगा रेशियो एनालिसिस। जितनी भी चीजें आपने 11th 12 में पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, जो चैप्टर्स थे इनको आप छोड़ छोड़ के आए हो,
या पढ़ पढ़ के आए हो, वो सब फिर दोबारा दर्शन देंगे अलग अलग सब्जेक्ट में और गहराई के साथ में। समझ लो, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते थे आप, पार्टनरशिप पढ़ते थे, फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, एनपीओ पढ़ते थे, वो सब यहाँ पे है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर। समझ लो, और चैप्टर पढ़ते थे, शेयर्स पढ़ते थे आप लोग, वो भी आएगा ग्रुप 2 के अंदर। रेशियो एनालिसिस पढ़ते थे, कैश फ्लो पढ़ते थे, ये सब ग्रुप 2 में दे रखा है। तो वो सारी चीजें पीछा नहीं छोड़ेंगे 11th 12th वाली, सब रहेंगी और सब पढ़नी पड़ेंगी दोबारा, क्योंकि डिटेलिंग और बढ़ चुकी होगी। समझ लो, तो जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है वो यहाँ क्या है, रॉ मटेरियल का टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो बड़ा सिंपल है। ऊपर लिखना होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, क्या लिखना होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और नीचे लिखना होता है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या लिखना होता है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आओ फॉर्मूले अपने नोट्स में ही लिख देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। जिनके पास नोट्स है नोट्स में लिख देंगे, बाकी लोग कॉपी में लिख सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बन गया, यहां पे इन्वेंट्री का मतलब कौन सी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल वाली इन्वेंट्री, और इसका फॉर्मूला बन गया रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाई एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। शॉर्टकट में इसको हम लोग आरएमसी बोल देते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। और रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकलता है, ये पिछले चैप्टर में आप सीख चुके हो, अगर याद हो तो। कॉस्ट शीट बनाया था तो सबसे पहले वही तो लिखते थे। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला यहां भी लिख दे रहे हैं फिर से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज से संबंधित जो कभी खर्चे होंगे जो बहुत कम सवालों में मिलते हैं, जैसे कि फ्रेट था और कैरिज एक्सेट्रा था, और माइनस क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रहे, सवाल बेवकूफ बनाने के चक्कर में आपको कहो ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी भी पकड़ा दे, साथ में कहो फिनिश गुड्स का भी पकड़ा दे, तो आपको पूरा याद रखना है कि ओपनिंग स्टॉक लिखना है लेकिन रॉ मटेरियल का लिखना है, क्लोजिंग लिखना है लेकिन किसका लिखना है, रॉ मटेरियल का। अब जो छोटा बच्चा होता है आधी बातें याद रखना चाहता है, ओके ओपनिंग स्टॉक हम भैया याद करे थे, अब वहां जाकर कंफ्यूज आ गया कि साला 3 ओपनिंग स्टॉक दे दी। समझ लो, ये तो है कि मम्मी कहे ऊपर से जाओ नीली वाली बाल्टी ले आओ, और जब कमरे में गए तो 3 बाल्टी नीली रखी, तो फिर से पूछना पड़ेगा नीली कौन सी लाई, बड़ी वाली, छोटी वाली, मंझली वाली, एक ही रखी होती तो कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ लो, तो मम्मी को भी ध्यान रखना चाहिए था बताते समय कि भैया नीली बड़कई बाल्टी ले आओ, वरना फिर ऊपर से 2 मंजिले से आदमी उतर के नीचे आए, मम्मी से पूछे, फिर जाए, फिर चढ़ के बाल्टी लाए, काम खत्म। यहाँ तो मम्मी घर की बात होती, एग्जाम में थोड़ी ना होता है, घर में आए वापस किताब देख ले फिर वापस चला जाए एग्जाम से तब याद आ जाए उसको ग्रामर लिखना था। सब चीज में दिमाग लगा के आपको शुरुआत से रखना पड़ता है। और एवरेज स्टॉक कैसे निकाला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। इससे क्या निकल जाएगा, अपना एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल निकल जाएगा। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा इससे। तो ये फॉर्मूले हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के। हाँ बेटा, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा।
हाँ बेटा आगे चले हम लोग। चलो इससे संबंधित, अब ये इतना छुटकू सा टॉपिक है ये वाला कि इससे बड़े सवाल नहीं बनाता, इससे एमसीक्यू बनाता है छोटा सा 2 नंबर का। समझ रहे हो भाई, इतने से क्या ही एक छोटा सा फॉर्मूला याद करके 10 नंबर का सवाल बना दे क्या एग्जामिनर। तो जो छोटे छोटी चीजें होती हैं उनसे वो एमसीक्यू बनाता है, जो बड़े बड़े आइटम होते हैं उनसे बड़ा सवाल बनाता है, 7 नंबर का, 8 नंबर का। तो इससे संबंधित 2-3 सवाल पड़े हुए हैं तो वो करा देते हैं आपको। जैसे ये सवाल आ रहा है अपना चौथा वाला, यहाँ क्या निकालना है हम लोग को, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। रॉ मटेरियल कंज्यूम डायरेक्टली दे रखा है आपको और एवरेज स्टॉक आप इससे निकाल सकते हो। इससे अपना क्या निकल जाएगा, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। ठीक है, हम कभी कभी शॉर्टकट में लिख देते हैं लेकिन आपको पूरा लिखना है यहां पे भी और एग्जाम में भी। ठीक है, आप कुछ भी शॉर्टकट नहीं करोगे, टर्नओवर भी पूरा लिखोगे, टर्नओवर ऐसे करके। तो फॉर्मूला लगा देंगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम तो 78,000 दे रखा है और एवरेज स्टॉक निकालने के लिए क्या करते हो आप, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करते हो। तो ऊपर आ जाएगा आपका 78,000 और इनका अगर एवरेज करें तो आ रहा है कितना, 13,000। ठीक है, डिवाइड कर दोगे तो अपना आ जाएगा 6। और जो इसका आंसर होता है वो टाइम्स में आता है। इसका आंसर किस में आता है, टाइम्स में। 6 आए तो 6 टाइम लिखो, 2 आए 2 टाइम्स लिखो, 5 आए 5 टाइम्स लिखो। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक सा सवाल था, करा दिया गया आपको। एक और सवाल है इससे मिलता जुलता, तो वो भी लगे हाथ निपटा देते हैं। ये है सवाल 18। अब जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तो सुन लो मेरी बात, चाहे वो ईओक्यू हो, जैसे अभी एग्जांपल कौन सा बताता शुरुआत में, शर्ट वाला। तो शर्ट में कपड़े थोड़ी नहीं लगी है, कपड़ा भी रॉ मटेरियल है, बटन भी रॉ मटेरियल है, थ्रेड भी जो लग रहा है वो भी रॉ मटेरियल है। तो सबका ईओक्यू अलग अलग लगेगा। कपड़ा एक शर्ट बनाने में 2 मीटर लगता है, बटन 8 लगती हैं, 9 लगती हैं, किसी में 10 लगती हैं। तो तुम्हारी कंपनी में कैसी कैसे लगा रहे हैं, क्योंकि कोई कंपनी क्या होती है, कॉलर में जो यहाँ रहते हैं 2 बटन लगा के देती है, कोई कंपनी एक लगा देती है, कोनो कोनो कंपनी क्या करती है, नीचे शर्ट में 2-3 बटन एक्स्ट्रा लगा के दे देती है कि कार टूट जाए तो लगा लेना भैया। तो आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है, अब आपकी कंपनी की पॉलिसी की टोटल शर्ट में 10 बटन लगाते हैं, 8 लगा के देते हैं, 2 एक्स्ट्रा देते हैं। तो उसका ईओक्यू अलग निकलेगा, थ्रेड का ईओक्यू अलग निकलेगा, कपड़े का अलग निकलेगा। तो मतलब अगर मटेरियल एक से ज्यादा है तो चाहे ईओक्यू की बात हो, सबका अलग अलग निकाले पड़ी है। और चाहे लेवल इसकी बात हो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की, सबका क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा, मिक्स नहीं कर सकते। तो यहां कितने मटेरियल हैं, ए और, तो ए का अलग निकलेगा और बी का अलग निकलेगा। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल लो फॉर्मूला लगा के, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। कितना आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग कर लो, 10,000 प्लस 52 62, और 62 में से 6 माइनस कर दोगे 56,000। इसका निकालोगे तो 9 27 हो गया तुम्हारा 36, 36 में से 11 माइनस कर दोगे 25 बचेगा। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, एवरेज स्टॉक। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 कर लो, 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8, और 9 11 का एवरेज कितना होता है, 10 होता है। 11 9 20 डिवाइड बाई 2, डिवाइड करोगे तो यहां पे आ रहा है 7, यानी कि आंसर क्या हो गया, 7 टाइम्स। और यहां 2.5 टाइम्स। स्कैनर की फोटो लिए जा रहे हैं कि डायरेक्ट यूपीआई में है। बस 2 मिनट रुको, जरा बता करेंगे घर जाके। हाँ 2 मिनट रुको, बस मिल रहा है तुम समझ समझ गए। तो ये हो गया 2.5 टाइम्स, इस तरीके से आंसर निकल जाएंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम लोग का इस चैप्टर के 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए,
ईओक्यू वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो वाला कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग अगले टॉपिक्स पे चलेंगे। स्टॉक लेवल क्या होते हैं, कितनी वैरायटी के होते हैं, किसका क्या मतलब होता है, स्टोर लेजर का क्या मतलब होता है, कौन बनाता है, क्या फॉर्मेट होता है, क्यों बनाया जाता है, क्या उपयोग है, इनके बारे में कल चर्चा करेंगे। ठीक है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा स्टॉक है वो कितनी बार चेंज हो जाता है। इन्वेंटरी का साइकिल क्या है, तो मान लो जैसे अभी आया 7 बार, तो इसका मतलब इन्वेंटरी अपनी 7 बार बदल जाती है। जितना ये रेशियो हाई रहता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे खाने पीने के सामान में कहा जाता है कि जिसकी दुकान ज्यादा चलती हो वहां खाने पीने जाओ, तो उसके यहां बासी मिलने का चांसेस कम रहेंगे। समझ रहे हो? जैसे किसी की दुकान ज्यादा चलती है तो वहां जाओगे तो नया सामान बना के रखा होगा, फटाक से दे देगा तुमको। किसी की दुकान कम चलती है और पता लगा तुम मोमोज खाने पहुंच गए, दुकानें कम चलती को परसों वाले मोमोज आज खिला दे। किसी की दुकान में भीड़ लगी है, समझ लो, तो इसका मतलब क्या है कि जल्दी जल्दी कंज्यूम हो जा रहा होगा, सामान बनाता होगा खत्म हो जाएगा, सामान बनाता होगा खत्म हो जाएगा। तो जितना जो ज्यादा हाई रहता है उतना ज्यादा बेटर है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। समझ लो, तो ये हाई अच्छा होता है। हर चीज नहीं होती कि कम वाली अच्छी होती है, कोई चीज कम अच्छी होती, कोई चीज ज्यादा वाली अच्छी होती। जैसे खर्चे कम अच्छे होते हैं, इनकम ज्यादा वाली अच्छी होती है ना। तो कौन बेटर है, जैसे सवाल पूछ सकता है कि इस पे कमेंट करिए। समझ लो, तो आपको बताना पड़ेगा कि ए मटेरियल का जो कंजम्पशन है वो फास्ट है, ए मटेरियल ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जबकि बी में क्या है कि देर हो रही है, टाइम लग रहा है। बस 5 मिनट को भी मिलना है तुमसे, ठीक है, यहीं पे। समझ गए? तो आज की क्लास में यहीं तक रहेगा, बाकी हम लोग कल की क्लास में करेंगे और आगे चीजें निकालेंगे।